दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकस चैनल। दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। आपने ये शब्द सुना है? यह शब्द वास्तव में ऐसे लोगों को के लिए यूज किया जाता है जिन्हें अस्पतालों से डर लगता है। ऐसे मरीजों के लिए इसे यूज किया जाता है और विशेषकर यह शब्द बच्चों के लिए यूज किया जाता है जिन्हें अस्पतालों से इसलिए डर लगता है कि उन्हें कोई इंजेक्शन लगाया जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्हें डर लगता है और इसे ही कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कल शाम को जब से हेल्थ एजुकेशन अफसर एग्जाम का सिलेबस जारी हुआ है, तब से आपको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की तरह ही सिलेबस हाइपरटेंशन हो गया है। क्या हो गया है? सिलेबस हाइपरटेंशन। अब ये सिलेबस हाइपरटेंशन क्या हो गया है? देखिए, बहुत से चैनल्स के द्वारा, बहुत से टीचर्स के द्वारा, आपके अपने भी बहुत सारे स्रोत हैं, आपको बता दिया गया था कि मात्र यूपी स्पेशल पढ़ने से, हेल्थ साइंस पढ़ने से और कुछ जो है जीएस पढ़ने से आपको एचईओ बना दिया जाएगा। आपने बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी थी, हमने भी पाल रखी थी, ऐसा नहीं है, केवल आप अकेले नहीं हैं इसमें। लेकिन जब कल सिलेबस जारी हुआ तो शॉक्ड हो गए सब लोग। केवल आप ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े शिक्षक भी शॉक्ड हो गए, हम भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि इतनी परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी। ये तो पता था सिलेबस बदलेगा, ऐसे बहुत कम लोग थे जो आपको ये बताए होंगे कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं था। मैंने हर बार कहा था कि सिलेबस का वेट करिए। आप लोग लगातार प्रेशर बना रहे थे कि आपको बुक्स चाहिए, आपको क्लास चाहिए, आपको सारी चीज़ें चाहिए। मैंने कहा था कि सिलेबस बदलेगा, आ जाने दीजिए, इंतजार करिए, मैं आपको बताऊँगा। फिर मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ानी शुरू की, चूँकि आपको पढ़ना तो था ही, तो मैंने आपको वो फिक्स चीज़ें पढ़ानी शुरू की जो आपके सिलेबस कैसा भी रहता नहीं बदलता, और वही चीज़ें हुई हैं। सिलेबस पूरा बदल गया है। जितना एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं किया था, उससे ज़्यादा बदला है। ये तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। और इसके बदलाव का असर ये हो गया है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, अवसाद में चले गए हैं। क्योंकि जब से परीक्षा का फॉर्म आया था, उन्होंने फिलअप किया था, तब से वो लगातार पढ़ रहे थे। मेरे मोबाइल के इनबॉक्स में कम से कम 200 से अधिक मैसेज हैं। कम से कम 20 बच्चों से मैंने बात की है जिनकी बीपी बहुत ज़्यादा थी, उनका ब्लड उनकी नसों से बाहर आने को उतावला था, एकदम डिस्टर्ब हो गए थे कि अब क्या होगा, इतना भयानक सिलेबस आ गया। तो ऐसे लोगों से हमने बात किया है। मैं आपको बता दूं कि सिलेबस अनएक्सपेक्टेड है और व्यवस्थित भी नहीं है। अगर सिलेबस को कायदे से देखा जाए तो सिलेबस पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। लेकिन यह वीडियो हमने सिलेबस की शिकायत के लिए नहीं बनाई है। जो सिलेबस हमें उपलब्ध कराया गया है, जिसके सहारे हमें एचईओ बनना है, उसके विश्लेषण के लिए हमने यह वीडियो तैयार की है। ठीक है, वास्तव में आपको इस समय शिक्षक की जरूरत नहीं है। आपको वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा की जरूरत है। आपके अंदर एक डर सा भर गया है। जिसने सिलेबस देखा है उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या सिलेबस लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। सब लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मुझे तो साइट पे मिल ही नहीं रही है सिलेबस के बारे में कोई जानकारी। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि हमें 8 विषयों के बारे में पढ़ना है, 8 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। वो लगातार मैसेजेस कर रहे हैं कि सर एक विषय के बारे में पढ़ना है, 2 विषय के बारे में पढ़ना है, कि 8 विषय के बारे में पढ़ना है, सर प्लीज देख लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए। ऐसे ऐसे मैसेजेज आप लोगों के पड़े हैं। तो एक मानसिक आघात हो गया है आपके ऊपर। सही बताऊं तो वास्तव में ये एक मानसिक आघात हो गया है। और आपने एक लाइन बचपन से ही सुनी होगी, मैं उस लाइन का उल्लेख करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। एक लाइन में आपका पूरा सिलेबस दिया है, उस लाइन की चर्चा मैं आपको कर देता हूं। स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, स्वस्थ, देखिए मैं इस लाइन को फिर से लिख देता हूं। स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ मन का वास होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इतना आपने सुना होगा। इसमें थोड़ा सा और है, वह है कि लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन एक स्वस्थ मन ही, लेकिन एक स्वस्थ मन ही, स्वस्थ मन ही शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, इस पूरी लाइन को फिर से ध्यान से पढ़िए। पूरी लाइन क्या कहती है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन एक स्वस्थ मन ही शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये जो पूरी लाइन है, यह एक मॉडल पर आधारित है और उस मॉडल को कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। क्या कहते हैं? बायो साइको सोशल मॉडल। इस मॉडल के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसे कहते हैं बायो साइको सोशल, सोशल मॉडल। ये लाइन जो है इसी मॉडल पर आधारित है। और यह मॉडल कहता क्या है? यह मॉडल कहता है कि स्वास्थ्य केवल जैविक कारणों पर आधारित नहीं होता है। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य का कोई केवल जैविक कारण नहीं है।
ठीक है। स्वास्थ्य केवल जैविक कारणों पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। स्वास्थ्य केवल जैविक कारणों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? इसके मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं और इसके सामाजिक कारण भी होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक संक्षिप्त उदाहरण दे देता हूं, अभी बता देता हूं। मान लीजिए आप ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां कोई बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन वहां हत्या की घटनाएं होती हैं, वहां बलात्कार की घटनाएं होती हैं। अगर ऐसी घटनाएं, वहां चोरी की घटनाएं होती हैं, वहां लूट की घटनाएं होती हैं, तो क्या आप कहेंगे कि आपके यहाँ सब स्वस्थ हैं? नहीं स्वस्थ हैं। आप केवल एक पहलू से देख रहे हैं कि शारीरिक रूप से कोई बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन आप जहां रहते हैं वह एरिया, अगर वहां हत्या, बलात्कार, चोरी और लूट जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां का जो परिवेश है, वहां सामाजिक रूप से लोग बीमार हैं। वहां का जो समाज है वो कैसा है? वह बीमार है। और वह समाज किस तरह से बीमार है? वह समाज जो है मानसिक रूप से बीमार है। और यही जो मानसिक बीमारी है, इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? इसे मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो बस इसी 2 लाइनों में आधारित है। मैंने आपको एक संक्षिप्त में आपको बता दिया, केवल यही 2 लाइन याद रखिए। आपका जो पूरा सिलेबस है सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों पर है। मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए इतना शॉर्ट में बताया, क्योंकि सिलेबस को जब आप डिस्कस करते हैं ना, बहुत से डायमेंशन है उसमें, लेकिन उसका जो टोटल आप निकाल के रिजल्ट देखेंगे तो सिर्फ यही 2 लाइनें हैं उसमें, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही शरीर को स्वस्थ रखता है। यह जो बायो साइको सोशल मॉडल है, यही एचईओ का सिलेबस है। ध्यान रखेंगे, एचईओ का जो सिलेबस है वह केवल आपके शरीर की बात नहीं है कि आपको बुखार है, सर्दी जुकाम है, उसकी टेबलेट ले लिए, ठीक है। आपको मनोवैज्ञानिक बीमारी भी हो सकती है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक संस्था के बारे में बताया था, जब बजट आया था, निमहंस। निमहंस के बारे में बताया था, और बताया था आपसे कि उत्तर भारत में यह संस्था स्थापित हो रही है। अभी केवल दक्षिण भारत में बेंगलोर में है, और इसकी एक ब्रांच उत्तर भारत में आने वाली है, जिसकी बजट में घोषणा की गई है। निमहंस का उद्देश्य क्या था? जो मानसिक समस्याएं हैं उसको दूर करना। और मानसिक समस्याओं का जो डाटा उपलब्ध है इस समय, वह डाटा क्या है कि हर 4 में से 1 से 2 व्यक्ति क्या है? मानसिक रूप से बीमार है। आप जान नहीं पाते हैं, आप बीमार हैं, ठीक है। तो यह जो सिलेबस तैयार किया गया है, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। आपको सामाजिक कोई समस्या है उसको भी इसमें बीमारी के रूप में लिया गया है। साइको मानसिक कोई समस्या है उसको भी बीमारी के लिए लिया गया है, और जो जैविक समस्या है वह बीमारी तो है ही, ठीक है। अब आप अपने पूरे सिलेबस को केवल इसी नजरिए से देखिए, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से बिंदु उसमें शामिल हैं, कैसे आपको उसे पढ़ना है और उसकी क्या उपयोगिता है, न केवल एक एचईओ के रूप में बल्कि आपके जीवन के रूप में भी उसकी क्या उपयोगिता है, आपके जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा ना कि आपको जो मानसिक आघात लगा है, जो दिल में आपके चोट लगी है, जिस उम्मीद से आपने तैयारी शुरू की थी एचईओ की, सिलेबस उसके अनुरूप नहीं आया, क्योंकि आपने पहले से मन बना लिया था कि इसका सिलेबस ऐसे ही होना है। तो उससे उबरने के लिए इस समय आपको एक शिक्षक की जरूरत नहीं, एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक की जरूरत है। एक ऐसे भरोसेमंद शिक्षक की जरूरत है जो आपको यह समझा सके कि यह सिलेबस आपके अनुरूप है, आपके ग्रिप में है। और सही बताऊं, अगर इसे और आसान भाषा में मैं बात करूं आपको, तो आपको एक सहारे की जरूरत है, जो आपके कंधे पर हाथ रख के कह दे कि उठो, और यह जो सिलेबस है यह तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ही एचईओ बनना है। तो इन सभी अलंकारिक शब्दों पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं। पूरा डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में। वीडियो समाप्त होते होते आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या मैं आपको यह समझाने में सफल रहा हूं कि सिलेबस भले ही देखने में उबड़-खाबड़ लग रहा है, लेकिन आपकी ग्रिप से बाहर नहीं है, आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जैसे जो भी और आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, जो सिलेबस को देख के काफी परेशान हैं, जिनको आप जानते हैं, समझते हैं, उस हर प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि दुख सबको है, कष्ट सबको है, ठीक है। और मुझे भी शौक लगा है कि ऐसा सिलेबस तो नहीं देना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें लोगों के मन से निकल रही हैं, बातें मुँह से निकल रही हैं। कोई यूपीएससी का सिलेबस कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हर उस व्यक्ति तक इस सिलेबस को पहुँचाइए, हर उस प्लेटफ़ॉर्म तक इस सिलेबस को पहुँचा दीजिए, इस डिस्कशन को पहुँचा दीजिए, ताकि बच्चों के मन से एचईओ का जो भय है, इसके सिलेबस का जो भय है, वह पूरी तरह से निकल जाए। हमारा उद्देश्य यही है। मैंने कल आपको शाम को ही बता दिया था, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि मैं सिलेबस पे डिस्कस करूँगा, और यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत सारे योग्य शिक्षक हैं। देखिए, यूट्यूब पे जो भी पढ़ता है और जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसमें योग्यता तो रहती ही है, आप जानते ही हैं। कोई किसी को बेवकूफ इस समय नहीं बना सकता। तो सभी शिक्षक अपने स्तर से विश्लेषण करते हैं, चीजों को समझते हैं, बताते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि आप सबका सुनिए। जब आप सभी का सुन लेंगे, डिस्कशन कौन किस एंगल से बताता है, तब आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अभी लगभग 12 घंटे होने को हैं, तो मुझे लगता है आपने ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के जो डिस्कशन है, वह सिलेबस को लेकर के वह आपने सुन लिया होगा। साथ ही आपके मन में जो भावनाएं थी, वह कमेंट बॉक्स में आपने जरूर व्यक्त
किया होगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैंने भी आप लोगों के जो मैसेजेस पड़े हमारे पास उसको देखा है, क्योंकि अगर मुझे आपसे संवाद करना है तो आपके मन की बात तो हमें जानना ही होगा। भले हमने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके मैसेजेस हमें पता है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या जानना चाहते हैं, ये सारी जानकारी हमारे पास है। तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब, 8 टॉपिक से प्रश्न आएंगे, किस तरह का सिलेबस है, कैसे पढ़ना चाहिए, सभी प्रश्नों का जो आपके मन में चल रहा है, सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। आपके पास पर्याप्त समय होगा तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो अंत होते-होते यह क्लियर कर देगी कि आपको एचईओ बनना है कि नहीं बनना है। ये थोड़ा-सा बड़ा वर्ड लगता है, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया है, तो अंत तक ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एचईओ बनना है कि नहीं बनना है, उस परीक्षा में बैठना है कि नहीं बैठना है, या उसके लिए समय बर्बाद नहीं करना है या लग जाना है। ठीक है? तो पूरी वीडियो देखिए, धैर्य से देखिए, शांति से देखिए, एक बार देख लेंगे, बार-बार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैंने कहा कि अंत में अपने अनुभव ज़रूर लिखिएगा कि क्या मैं आपको यह समझाने में सफल रहा कि यह परीक्षा आपके लिए है और आप ही अगले स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं। ठीक है? चलिए, अब सीधे आ जाते हैं नोटिस पे और बात करते हैं कि नोटिस में क्या-क्या बातें कही गई हैं। देखिए, सबसे पहले कार्यालय लोक सेवा आयोग पूरा लिखा है, पता लिखा है, 15 अप्रैल को यह नोटिस जारी की गई है। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी विज्ञापन फलाना सब। परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि है 4 अक्टूबर 2026 दिया गया है और उससे संबंधित पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के बारे में बताई गई है। ठीक है? पूरा बता दिया गया है कि परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी। अभी तक तो हम लोगों को यह भी नहीं पता था। 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको याद रखेंगे। अब 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर होगा वह 3 नंबर का होगा। एक प्रश्न कितने का होगा? 3 नंबर का। तो 150 प्रश्न कितने नंबर के हो जाएंगे? तो 450 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है? गलत उत्तर के लिए नियत किए गए अंकों का 1/3 काट लिया जाएगा या 33% अंक काट लिया जाएगा। ठीक है? यानी माइनस मार्किंग है, 1/3 है, इसे भी ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र कैसे होंगे इसके बारे में दिया गया है। देखिए, प्रश्न पत्रों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है वह सामान्य अध्ययन का है, दूसरा हिस्सा जो है वह सामाजिक विज्ञान विषय का है। अब जो सामान्य अध्ययन का हिस्सा है उसमें जो प्रश्नों की संख्या है वह 50 रहने वाली है। देखिए, दोनों ऑब्जेक्टिव है, एक ही पेपर में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है? अब इसमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सामान्य अध्ययन का यानी जीएस का, जनरल स्टडीज जिसे आप बोलते हैं, उसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। अब चूंकि एक प्रश्न 3 नंबर का है तो टोटल 150 अंक का जीएस हो गया। ठीक है? फिर दूसरा जो हिस्सा है वह सामाजिक विज्ञान विषयक ज्ञान का है, यह भी ऑब्जेक्टिव है और इसमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वह 100 रहेगी। इसके जो अंक निर्धारित किए गए हैं 300, चूंकि एक प्रश्न 3 नंबर का तो 100 प्रश्न 300 नंबर का। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 150 नंबर और 300 नंबर, कुल 450 नंबर की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। समय होगा 2 घंटे, प्रश्न होंगे 150। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक हिस्सा सामान्य अध्ययन का है, इसमें 50 प्रश्न है, इसमें आपको सबको बराबर रहना है। सिलेक्शन जो अंतर पैदा करेगा वो कौन हिस्सा है? दूसरा हिस्सा है जिसे सामाजिक विज्ञान विषयक ज्ञान के रूप में बताया जा रहा है। यही हिस्सा इंपॉर्टेंट है। जो आपको मानसिक आघात लगा है वो इसी के सिलेबस को देख करके लगा है। ठीक है? तो हम सब पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं, नोट देख लेते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था होगी, आपका इंटरव्यू होगा और इसके लिए जो अंक निर्धारित किया गया है मात्र 50 अंक का इंटरव्यू होगा। बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह 100 नंबर हो सकता था, फिर भी आयोग का निर्णय है 50 अंक का इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो मतलब 450 अंक की आपकी परीक्षा हो गई ऑब्जेक्टिव, इसमें 50 अंक का इंटरव्यू जोड़ लीजिए तो आपका जो पूर्णांक हो गया कितना हो गया? 500। ठीक है? 500 अंकों का पूर्णांक होगा। अब अभी से लोग पूछना शुरू कर देंगे, सर पिछली बार मेरिट कितनी गई थी, अब की कितनी जाएगी? तो अब ये तो भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। ठीक है ना? ये नहीं बताया जा सकता कितनी जाएगी, पहले चीजों को समझिए। आपका पूर्णांक निर्धारित कर दिया गया है, 500 अंक का पूर्णांक है और इसी में आपको सिलेक्शन लेना है। दिक्कत क्या है? जब से सिलेबस आया है तब से लोगों में बहुत सारा घबराहट हो गई है, पैनिक हो गया है, बहुत सारे लोग रोना धोना शुरू कर दिए हैं कि हम 2-3 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, अब लगता है सब कुछ खत्म हो गया। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं या तो आपके अंदर थोड़ा-सा धैर्य की कमी है। ठीक है? बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। सही बात तो ये है, पूरे सिलेबस को कायदे से आपने डिस्कस नहीं किया, पहले से आपने हार मान लिया। इसीलिए जैसे ही सिलेबस जारी किया गया है, मैंने पहला शब्द किसी को यही बताया है, जिस भी स्टूडेंट ने हमने पूछा है, हमने उससे यही कहा कि तुम्हारी जो परीक्षा है, उसमें कम से कम 33% की जो फाइट है, वह कम हो गई। ठीक है? कितनी कम हो गई? सिलेबस से ही 33% लोग परीक्षा से बाहर हो गए क्योंकि उनमें आत्मबल की कमी है।
ठीक है? आप अपने आस-पास के दोस्तों को देख लीजिए, बहुत सारे लोगों से आप किसी से जिसने इसका फॉर्म भरा है उससे पूछिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे परीक्षा से बाहर मान रहे हैं अपने आप को, ठीक है? वो कह रहे हैं कि इतना पढ़ने से अच्छा हम कुछ और पढ़ लेंगे। तो अगर 1,24,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 1,24,000 लोगों में, इसमें 30 से 33% लोगों को निकाल देंगे, ठीक है? तो कम से कम 35-36,000 लोग तो वैसे ही बाहर हो गए केवल सिलेबस से। कितने लोग बाहर हो गए? 35-36,000 लोग बाहर हो गए। अब जो संख्या है वो कितनी आ गई? 1 लाख के नीचे आ गई। अब आपकी फाइट क्या है? 33% कम हो गई। अब आपको 75% लोगों में लड़ना है। ठीक है? ये जो 33% अपने आत्मबल की कमजोरी से बाहर आए हैं ना, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हम उनको बताने के लिए आए हैं, आपके अंदर क्षमता है, आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं, सिलेबस केवल शब्दों की बाजीगरी है। अभी हम आपको बताते हैं वो कैसे आपके ग्रिप में है। ठीक है? तो एक अंतर ये पैदा हो गया, बहुत लोग हार गए और आप जानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके मन में सिलेबस का खौफ भर गया, सिलेबस का डर भर गया, तो फिर परीक्षा तो आपसे कोसों दूर निकल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि इस पूरे सिलेबस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही जो सिलेबस है यह तय करेगा कि आपको एचईओ बनना है कि नहीं बनना है। कारण ये है कि अगर यही आपने सही से स्ट्रेटजी बना ली, ये कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि यही जो स्ट्रेटजी आपने 1 सप्ताह मान लीजिए आपने खर्च कर दिया। परीक्षा कब है? परीक्षा है 4 अक्टूबर 2026 को, ठीक है? 4 अक्टूबर को परीक्षा है। आज की जो तिथि है वह 16 अप्रैल है। मान लीजिए 16 से लेकर के 20 अप्रैल तक आपने केवल योजना बनाने में खर्च कर दिया। कितना? 16 से 20 अप्रैल तक 4 दिन आपने खाली इस परीक्षा की योजना में खर्च कर दिया और 20 अप्रैल के बाद अंडरग्राउंड हो जाइए आप। ठीक है? क्या होना है आपको? 20 अप्रैल के बाद आपको अंडरग्राउंड हो जाना है और 5 महीने के बाद जब आप बाहर निकल के आएँगे तो आप अपने आप को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पाएँगे। ठीक है? अभी जब पीसीएस का रिजल्ट आया था, बहुत से बहादुरों का इंटरव्यू लोगों ने देखा था। 2-4 दिन तो बहुत जोश था कि अब की फाड़ देना है, रख देना है, ऐसे कर देना है। तो 2-4 दिन लोगों ने बहुत फॉलो किया। लेकिन देखिए, सुन के 1-2 दिन के लिए अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आप उससे थोड़ा-सा तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसी को लगातार निरंतरता बनाए रखना ये कठिन काम होता है। जो उसी को निरंतरता बना लेता है, वही टॉपर होता है, वही परीक्षा में सफल होता है और तब आपको लगता है कि इसमें ये चूक हो गई, इसमें ये चूक हो गई। चूक कोई नहीं है, सिर्फ़ एक कमी है और वही कमी है निरंतरता की। ठीक है? आपको रेगुलर पढ़ना है, लेकिन केवल निरंतरता से सिलेक्शन हो जाए, नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 16 से 20 अप्रैल तक है, उसमें आप यह तय कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है और जितना पढ़ना है, जिस ढर्रे पे पढ़ना है, जिस लाइन पे पढ़ना है, उसी के हिसाब से आप निरंतर 5 महीना अंडरग्राउंड हो जाइए, ये नौकरी आपके पास आ रही है। ये आपके लिए ही है। इसमें दिया है कि कुल 221 पदों पर चयन के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया था। मैं आपको बता दूँ इन पदों में थोड़ा-सा परिवर्तन हो गया है, पदों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है? अब ये नहीं बताऊँगा कितनी बढ़ गई है, लेकिन पदों में परिवर्तन हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पद बदले हैं, इनकी संख्या ज़्यादा हुई है, कम नहीं हुई है। फाइट आपकी कम हो गई है 33% सीधे सिलेबस से। ठीक है? पद बढ़ रहे हैं, फाइट कम हो रही है। तो हमारी बात को इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। पहला 4 दिन आप स्ट्रेटजी बनाने में खर्च कर दीजिए और जैसे ही स्ट्रेटजी आपकी तैयार हो जाए, उसके बाद आप लग जाइए सीधे पढ़ाई पे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जिसके लिए मैं बार-बार सतर्क करता रहा हूँ, अगर किसी किताब की कवर पेज पे एचईओ लिखा होगा तो उस किताब को खरीदिएगा नहीं। ठीक है? आप देख लीजिएगा 4 दिन बाद ही एचईओ का ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये किसी भी बुक के पूरे कवर पे ये आपको लिखा मिल जाएगा और जैसे ही कवर पे पूरा लिखा मिल जाएगा, आप समझेंगे कि पूरे सिलेबस से संबंधित चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यह धोखा है। ठीक है? तो इससे सावधान ज़रूर रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी-जल्दी जाके साइकोलॉजी की किताबें खरीद लेते हैं, हेल्थ साइंस की किताबें खरीद लेते हैं, जैसा आप लोग हमसे कहा करते थे। मैंने एक भी शब्द कभी भी नहीं बताया आपको कि कोई किताब आपको खरीदनी है। सिर्फ़ क्या कहा था? सिर्फ़ मैंने कहा था कि जिसको पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है, वह अभी लूसेंट पढ़े। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं बताया पढ़ने के लिए। तो अभी भी कह रहा हूँ कि अभी आप जल्दबाज़ी में कोई किताब मत खरीदिए। मैं आपको बताऊँगा कि अभी इन समय में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है? पूरा समय दीजिए, ध्यान से पूरा विश्लेषण सुनिए, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एक चीज़ आपको और सोचना चाहिए था, जो लोग बहुत हतोत्साहित हैं उनसे बस एक सवाल है हमारा, क्या आपको लगता है कि कोई भी परीक्षा बहुत आसानी से किसी को आईएएस, पीसीएस बना दिया जाता है क्या? अगर किसी को आसानी से आईएएस, पीसीएस बना दिया जाता, तो क्यों कोई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देता, क्यों कोई होमगार्ड का एग्ज़ाम देता, क्यों कोई लेखपाल का एग्ज़ाम देता? सीधे वो आईएएस, पीसीएस नहीं बन जाता? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पीसीएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो आप स्पेशल हैं। इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि आप उसके प्रति डिवोटेड हैं, आप उतनी मेहनत उसके प्रति किए हैं, उसके सिलेबस के अनुसार आपने उसकी तैयारी की है। एचईओ क्या है? एक गज़ेटेड पद है और गज़ेटेड पद को इतनी आसानी से किसी को सौंप दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना कम सोच पा रहे हैं कि आपको बिना किए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको करना पड़ेगा, कायदे से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जब आप एचईओ का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस जानेंगे ना, तो आप
कई जगह से खुद स्वस्थ हो जाएंगे, जहां से अभी आप बीमार हैं, कमजोर हैं। कैसे? एक तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत सही हो जाएगा। जो आप अभी हाइपरटेंशन में है ना, ये सिलेबस आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए तैयार कर देगा। मैंने आपको बताया ना कि पूरा सिलेबस इन्हीं 3 शब्दों में है। यह सिलेबस बायो साइको सोशल मॉडल पर आधारित है। इसमें केवल ये नहीं बताया गया है कि जो बीमारी है केवल उसका कोई जैविक कारण है, उससे निपटने के लिए क्या होता है, उसके लिए उस बीमारी का जो कारण होता है वो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण होता है। हम जिस एचईओ को तैयार करेंगे वह केवल जैविक के लिए नहीं बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों से निपटने के लिए उसे तैयार करेंगे। और इसीलिए हम जो अध्ययन करा रहे हैं ये इसी पूरे सिलेबस को इसीलिए तैयार किया गया है कि आपको मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत किया जाए और जो सामाजिक आपका जो समाज में जो आपका सामाजिक सामाजिक संवाद भी आपका अच्छा बना रहे। ठीक है, तो चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं। अब देखिए परीक्षा योजना के बारे में हमने आपको बता दिया, ऊपर ही लिखा गया है कि प्रश्न पत्र एक ही होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी सारी चीजें ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इतने चैनल आपने देखे होंगे, ये आपको पता है। अब आते हैं सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद हेतु पाठ्यक्रम, स्क्रीनिंग परीक्षा, विषय सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। पहले सामान्य अध्ययन, इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो वेटेज है 150 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 50 प्रश्न। अब देखिए इसके सारे टॉपिक दे दिए गए हैं। कुल कितने टॉपिक हैं? 9 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला है भारत का इतिहास एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर इतना ही लिख दिया कि भारत का इतिहास, भारत का इतिहास का मतलब भारत का कंप्लीट इतिहास हो गया। ठीक है, और स्वाधीनता संग्राम का मतलब हो गया कि 1857 से लेकर के 1950 तक आपको फोकस करना है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए भारत के इतिहास और भारत के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में जो सिलेबस टॉपिक दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में दिया गया है, वैदिक संस्कृति के बारे में दिया गया है, जैन बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है, मौर्य वंश के बारे में दिया गया है, कुषाण गुप्त दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया गया है, मिडवल में मुगल साम्राज्य के बारे में दिया गया है। मुगल साम्राज्य बस 2 शब्द हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य तो पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक अलग से दिया गया है। मगर मतलब अगर यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आने हैं तो 3 प्रश्न आएंगे जो इतिहास के अन्य हिस्सों से आएंगे और 3 प्रश्न के आसपास आएंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन से आएंगे। ठीक है, आधे में ये पूरा है, आधे में सब है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये सिलेबस है। अब इसमें बहुत सी चीजें नहीं दी गई, सूफी आंदोलन नहीं दिया गया है, भक्ति आंदोलन नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप तैयार करेंगे तो आप कंप्लीट तैयार करेंगे। आयोग दे चाहे ना दे, वो पूछ जरूर लेता है। और ऐसी परीक्षा जहां एक हिस्सा ऐसा है जो सबके लिए पूरी तरह से नया है, उसमें उस हिस्से में हम कमजोर कभी नहीं हो सकते जो सबके लिए जो इसमें सब बेहतर करेंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो चीज सबके लिए नई है उसमें तो हम बेहतर करेंगे ही, लेकिन जो सबने पढ़ा है जिसमें सब अच्छा करेंगे उसमें हमको बहुत अच्छा करना है। इस हिसाब से परीक्षा की रणनीति बनती है। तो आपको पूरा भारतीय इतिहास पढ़ना है। भारत एवं विश्व के भूगोल की बात करेंगे तो इसमें देखिए भारत का भूगोल दिया है, भारत का भौतिक सांस्कृतिक परिचय दिया है, भारत में कृषि दिया है, खनिज दिया है, विविध संसाधन दिए हैं, परिवहन, नगरीकरण, भारत के बंदरगाह, पर्यावरण, प्रदूषण, आयात निर्यात, उत्तर प्रदेश की सामान्य भौगोलिक जानकारी। देखिए आप कह रहे थे यूपी स्पेशल इसमें नहीं है। कोई भी ऐसी परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही हो जिसमें जीएस है यूपी स्पेशल से प्रश्न नहीं आए, हाँ आप समझ न पाए वो अलग बात है कि इसमें यूपी स्पेशल कौन सा है। हमेशा हर परीक्षा में यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। आपको यूपी स्पेशल इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आपको उम्मीद थी कि 50 प्रश्न यूपी स्पेशल के पूछे जाएंगे। अब वो दिख नहीं रहा है तो आपको लग रहा है यूपी स्पेशल पूछा ही नहीं जाएगा। यूपी का करंट भी पूछा जाएगा, यूपी का इतिहास भी पूछा जाएगा, कला संस्कृति भी पूछी जाएगी, यूपी की जो आर्द्र भूमियां हैं वह भी पूछी जाएंगी, यूपी का कृषि भी पूछा जाएगा। और ये टॉपिक दिया है उत्तर प्रदेश का सामान्य भौगोलिक जानकारी, इसमें तो सब आ जाता है। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जब उत्तर प्रदेश का भूगोल पूछ लिया तो भूगोल में सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो यह भी दिया गया है। अब आते हैं विश्व भूगोल, मतलब भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उसके साथ विश्व भूगोल भी दिया है जिसमें भौतिक भूगोल, सौर मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, मानव एवं आर्थिक भूगोल की भी बात है और साथ ही पर्यावरण एवं सतत विकास। अब देखिए पर्यावरण को इन्होंने अलग से नहीं दिया है ना, पर्यावरण को इन्होंने अलग से नहीं दिया है, लेकिन चूंकि पहले भी आप जानते हैं कि पर्यावरण भूगोल का ही हिस्सा है, वो तो बाद में पढ़ने के लिए उसको अलग कर लिया गया और जैसे जैसे पर्यावरण का महत्व बढ़ता गया तो उसको एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसने क्या किया है, इसने पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक साथ कर दिया है। ये पूरा टॉपिक है पर्यावरण का। ठीक है, अगर केवल पर्यावरण और सतत विकास लिख दिया तो इसमें वन्य जीव संस्थान भी आएंगे, वन्य जीव अभयारण्य भी आएंगे, सब चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने पार्क हैं, सब चीजें। ठीक है, सतत विकास हमने आपको बताया भी है, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, तो सतत विकास के संबंध में जितनी चीजें हो सकती हैं इसी टॉपिक में पूछी जाएंगी।
ठीक। तो पर्यावरण और विश्व के भूगोल को एक पॉइंट में कर दिया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आपको पर्यावरण पूरा पढ़ना है और उसके साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है। आते हैं तीसरे टॉपिक पे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के बारे में दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान, संघीय प्रणाली, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय, भारत में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय मतलब पंचायती राज और नगर निगमों के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, यूपी स्पेशल दिया है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, है कि नहीं यूपी स्पेशल, बताइए। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी आपसे प्रश्न किया जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट है, अब देखिए ये पूरा संविधान हो गया, ठीक है, पूरा संविधान आपको पढ़ना है। अगला है भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था, इसके बारे में देखना है। देखिए, भारतीय समाज के मुद्दे और चुनौतियां आपको देखनी है। भारतीय समाज क्या है इसके बारे में जानना है, और उसकी चुनौतियां क्या है, उसके मुद्दे क्या है। देखिए, इस बार क्या किया गया है, कुछ मेंस के जो टॉपिक हैं उसको इसमें डाल दिया गया है। मेंस के जो टॉपिक है उसमें लिखना होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। अब चूंकि मेंस का टॉपिक है, लिखने में हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव में उससे कैसे प्रश्न बनेंगे, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे प्रश्न बनेंगे उसको बनाना पड़ेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि ऐसे जो टॉपिक दिए गए हैं यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न कम, व्यवहारिक प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, भारतीय सामाजिक मुद्दों के बारे में इसमें बताना है आपको। चुनौतियां क्या है, सामाजिक आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण और भूमंडलीकरण, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। एलपीजी नीति आप जानते ही हैं। आर्थिकी के उपागम के बारे में आपको बताना है। आजादी के पश्चात आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए, आपने देखा होगा, जो नरसिम्हा राव का सुधार था, तो एलपीजी उसे कहते हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारी चीजें आई थी। तो जो आजादी के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए उसकी चर्चा करेंगे। विभिन्न वर्गों के लिए नीतियां और कल्याणकारी उपाय, ये जो नीतियां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, जो कल्याणकारी उपाय किए जाते हैं विभिन्न वर्गों के लिए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, ये किस में आएंगे, ये इसी में आएंगे ना। तमाम तरह की जो, मान लीजिए कोई स्वास्थ्य बीमा है वह भी तो इसी में आएगी। स्वास्थ्य बीमा किस में आएगी, वह भी इसी में आएगी। तो ये सब है जो विभिन्न वर्गों के लिए जो नीतियां हैं, जो कल्याणकारी उपाय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वह वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य के आयाम आपको बताना है, ठीक है, स्वास्थ्य के आयाम। अब देखिए, बहुत छोटा सा लिखा है ना, स्वास्थ्य के आयाम। अब इसे हम बड़ा करते हैं। स्वास्थ्य के आयाम को अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे तो इसे कहते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। क्या कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये है स्वास्थ्य के आयाम। अब स्वास्थ्य के आयाम को इसमें शामिल किया गया है। 3 शब्द हैं, लेकिन ये कितना बड़ा है मैं आपको बताता हूं। स्वास्थ्य के आयाम से या डायमेंशन ऑफ हेल्थ से क्या मतलब है कि ऐसे विभिन्न पहलू जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की संपूर्ण स्थिति को समझा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ कहते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चूंकि अभी हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए मैं संक्षिप्त में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को कितने कितने डायमेंशंस हैं जिससे देख करके ये बताया जा सकता है कि यह व्यक्ति स्वस्थ है, या उतने डायमेंशन में से कोई भी डायमेंशन ऐसा है जहां अगर वह व्यक्ति डिस्टर्ब है तो वह अस्वस्थ है, ठीक है। जैसे अब इसका एक फिजिकल डायमेंशन होता है। इसके डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, तो पहला होता है फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशन मैं डी लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर की जो कार्य क्षमता है, बाहर से ही देखने में लग जाएगा शरीर एकदम फिट फाट आदमी है, पट्टा नौजवान है और मोटा तगड़ा है, मसल्स वसल्स बनी है, ठीक है, मतलब फिजिकली वह पूरी तरह से फिट है। इसमें शरीर में रोगों का अभाव है, शरीर सही से काम कर रहा है और जो एनर्जी लेवल है वह बढ़िया है। ये फिजिकल डायमेंशन है, ठीक है। दूसरा डायमेंशन क्या होता है, दूसरा जो चेक किया जाता है वह मेंटल डायमेंशन चेक किया जाता है, ठीक है। मेंटल डायमेंशन कि जो व्यक्ति की सोच है, जो व्यक्ति की भावनाएं हैं और जो व्यक्ति का मानसिक संतुलन है वह सही है, ठीक है। व्यक्ति की सोच कैसी है, देखिए अगर आप किसी के बारे में गंदा विचार कर रहे हैं, जो बलात्कारी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, उनकी सोच खराब होती है, खतरनाक होती है। तो जो मेंटल डायमेंशन होता है वो खराब होता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ सोच होती है, उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं लोगों के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति, और उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो बहुत अच्छा होता है। कैसे, जैसे अगर बहुत लोग ऐसे हैं जो तनाव में आके आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। जो तनाव में आके आत्महत्या करता है उसका जो मेंटल डायमेंशन है वह अच्छा नहीं है, क्योंकि वह तनाव को मैनेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वह बीमार है, उसे पता नहीं चल पाया और पता चला कि हार्ट अटैक हो गया, कोई ऐसी चीज सुन लिए और अचानक से इतना सोच लिए कि हार्ट अटैक हो गया। तो जो मेंटल डायमेंशन है वह खराब है। जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो फिजिकल डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन दो हो गया। एक सोशल डायमेंशन भी होता है, ठीक है।
जो स्वस्थ शरीर के लिए होता है वह एक सोशल डायमेंशन होता है। सोशल डायमेंशन क्या होता है भाई, व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज शास्त्र में तो कहा ही गया है। तो व्यक्ति जब सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहता है, तो समाज के साथ, समाज के अन्य लोगों के साथ उसके संबंध कैसे हैं, यह उसके सोशल डायमेंशन पर निर्भर करता है कि उसका परिवार में कैसे संबंध है। अब बताइए, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां से लगातार आवाजें आती रहती हैं, लड़ने की, झगड़ने की, कभी शांति नहीं रहती। वो मोहल्ले में के लोग जानते हैं कि उधर मत जाना, नहीं तो वो आपस में झगड़ रहे हैं, अभी तुमसे मारपीट कर लेंगे। तो पारिवारिक संबंध आपके कैसे हैं, समाज के साथ आपके कैसे संबंध है, समाज के साथ आपका सहयोग है कि नहीं है, सहयोगी संबंध है कि नहीं, समाज में अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है तो उसका समायोजन आप कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो किस तरह से आप उसे मैनेज कर लेते हैं। तो ये सोशल डायमेंशन है और यह भी आपके हेल्थ को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, आपके घर का मान लीजिए कोई पड़ोसी है, सटा हुआ घर है, कोई झगड़ा है आपके यहाँ से वहां से, तो उसके घर में अगर कुछ भी होगा ना तो आपका कान उधर ही लगा रहेगा, चिपका रहेगा। अगर चार लोग वहां बैठ के कस के बतियाएंगे, आपस में हंसेंगे, तो आपको उसकी हंसी पे ये नहीं लगेगा कि वो क्यों हंस रहा है, बहुत अच्छा है, खुश है, कोई बात। आपको ये टेंशन होगी कि आखिर ये हंस क्यों रहा है, इतनी कौन सी बात इसके यहाँ हो गई कि ये बहुत खुश है। तो कभी कभी क्या होता है कि अपना दुख दुख नहीं, दूसरे का खुशी, दूसरे की खुशी जो है अपने दुख में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो सोशल डायमेंशन है उसमें इन्हीं सब चीजों को देखा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। चौथे हिस्से में आते हैं। जो चौथा डायमेंशन है वह है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन, ठीक है, इमोशनल डायमेंशन है, आप इसे लिख लीजिएगा, इमोशनल डायमेंशन है, जगह कम है, ठीक है। इमोशनल डायमेंशन में क्या होता है कि आपका जो भावनात्मक आयाम है वह कैसा है। जैसे कल किसी ने, मान लीजिए जैसे ही आपने कल देखा कि सिलेबस ऐसा आ गया, अब उसके बाद गरियाना शुरू आयोग को, 3 पीढ़ी आगे और 3 पीढ़ी पीछे, आयोग के अध्यक्ष को, आयोग के सदस्य को, आयोग के लोगों को, तो आपका जो इमोशनल डायमेंशन है ना वो ठीक नहीं है। बहुत तेजी से गुस्सा हो जाना, किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी दुखी हो जाना, यही है इमोशनल डायमेंशन। और यह आपका बेहतर नहीं है अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो इसका भी अध्ययन किया जाएगा इसमें, ठीक है। फिर ये जो अगला डायमेंशन है वह स्पिरिचुअल डायमेंशन का है, या इसे आध्यात्मिक डायमेंशन कहते हैं। आप इसे लिख सकते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है। ये सारे जो डायमेंशन है ना, आप खाली सर्दी जुकाम बुखार पेट खराब हो गया बस यही बीमारी समझते हैं, बीमारी यही नहीं होती है। जब मैंने आपको निमहांस पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बीमार है, पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और वो होता नहीं है कि जैसे पागल खाने में जाइए तो वो कहेगा कि ये पागल हमें पागल समझ रहा है, तो वैसे ही होता है कि बीमारी सबके अंदर है, थोड़ी थोड़ी सी है, हाँ वो तरीका अलग है। अब जैसे किसी के अंदर इमोशनल डायमेंशन ठीक नहीं है, वो बीमार है। जैसे कोई चीज पाए बहुत ज्यादा खुशी हो गए, कोई चीज अगर मान लीजिए नहीं, अब जैसे कल सिलेबस से बहुत लोग ऐसे निराश हो गए, लगता है जीवन खत्म हो गया, जीवन खाली नौकरी करने के लिए है, खाली एचईओ बनने के लिए जीवन मिला है क्या, बस इतने से खत्म हो जाएगा जीवन, एक सिलेबस क्या आ गया जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इमोशनल डायमेंशन अच्छा नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि एचईओ बनने से पहले आपके अपने अंदर की जितनी बीमारियां हैं ना वह आपको ठीक करने में बहुत सहायक हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत आराम से देखिएगा, बड़ा है सिलेबस को मैं पूरा आपको डिकोड करके बताऊंगा, फिर आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा बड़ी वीडियो है, समय लगेगा। स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन को आध्यात्मिक आयाम कहते हैं। आप इसे पूजा पाठ से मत जोड़िए, ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन को आप जोड़ लीजिए, एक व्यक्ति का जो नैतिक मूल्य होता है वह चेक किया जाता है किसके तहत, स्पिरिचुअल डायमेंशन। अब नैतिक मूल्य क्या होता है, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये क्या है, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन है। अगर कोई व्यक्ति कहीं बीमार हो गया है, कहीं गिर गया है, अचेत हो गया है, आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आप उसको उठा के अस्पताल तक पहुंचा दिए, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन है, ठीक है। जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वह इसी डायमेंशन से समझा जा सकता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन से, ठीक है। केवल ये नहीं है कि हम पैदा हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, सवेरे से शाम भागते 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 एक दिन भागते भागते मर गए, ये नहीं है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में नैतिक मूल्यों के बारे में देखा जाता है, ठीक है। और जो जीवन का उद्देश्य है उसके बारे में समझना, आपकी जो आस्था है, आपकी भावना है, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन। और यह भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर नैतिक मूल्य नहीं है तो यह स्पिरिचुअल डायमेंशन ही आपके अंदर क्रूरता पैदा करता है, ठीक है। अगर आपको किसी के जान की कीमत नहीं पता है, आपके अंदर नैतिकता नहीं है, कोई आदमी सड़क किनारे पड़ा है, आप गाड़ी चढ़ा के उसके आगे से निकल जाते हैं, तो क्या है, यह आपका जो नैतिक मूल्य है उसकी कमी है, स्पिरिचुअल डायमेंशन की कमी है, ठीक है। तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक। इसके बाद ये फिक्स है, 5 तो कम से कम रहते हैं, इसे और हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। जैसे एक नया हिस्सा जो हमेशा आजकल चर्चा में रहता है वह है इन्वायरमेंटल डायमेंशन। अब ये नया मैं बना रहा हूँ कि आप इस हिस्से को भी पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल, चूंकि इन्वायरमेंट हमेशा चर्चा में रहता है तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंटल डायमेंशन क्या है,
इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इसमें जो आपके आसपास का जो वातावरण है उससे यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप अभी सिलेबस में देखेंगे, इससे संबंधित कई चीजें आपको मिलेंगी। और इन्वायरमेंटल डायमेंशन में स्वच्छ वायु आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इससे भी तो आपका सेहत खराब होगा ना। तो स्वच्छ वायु इसमें है, स्वच्छ जल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह भी है। साफ सफाई कैसी है आपके पास, इससे भी तो आप बीमार होते हैं ना। तो इन्वायरमेंटल डायमेंशन में भी इसका अध्ययन किया जाएगा, इसे भी देखा जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर एक और हिस्सा इसमें बढ़ाएं तो इसको इकोनॉमिक डायमेंशन भी कहते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन, एक नया डायमेंशन लाया जा सकता है जिसे आर्थिक आयाम कहते हैं। तो आर्थिक आयाम में क्या हो सकता है, आप जानते हैं कि सभी समस्याओं की जड़ क्या है, कहा जाता है ना कि सभी सबसे बड़ी समस्या जीवन की क्या है, गरीबी। सबसे बड़ा दुख क्या है, गरीबी। जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं अच्छा होगा, उसका पोषण अच्छा नहीं होगा, उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, उसका पूरा जीवन अच्छा नहीं होगा। तो गरीबी सबसे बड़ा दुख है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन से भी इसका अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए आपके सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा था स्वास्थ्य के आयाम, और इसमें आपको स्वास्थ्य के कौन कौन से आयाम है, किन किन आयाम पे, किन किन डायमेंशन पे आपको काम करना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखा आपने सिलेबस में कितना दिया है, केवल 3 शब्द आपने देखा, पढ़ा कितना है। अभी जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक एक हिस्सा कितना बड़ा निकल के आएगा। तो यह आपके सिलेबस में है, ठीक है। सागर में गागर भरा रहता है जब सिलेबस की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के आयाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए बीमारी एवं स्वच्छता के पहलुओं के बारे में जानेंगे, राज्य एवं स्वास्थ्य देखभाल इसके बारे में जानेंगे, राज्य के द्वारा राज्य के बारे में जानेंगे, और स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में उसके जो कार्य है उसके बारे में जानेंगे, मानव पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें भी पर्यावरण थोड़ा सा आ गया, मानव पारिस्थितिकी, मानवीय विकास एवं सतत विकास, पर्यावरण आंदोलन एवं चिंताएं। अब देखिए इसमें पर्यावरण आंदोलन जुड़ गया है, मानव विकास और सतत विकास इसमें ऐड हो गया है, पर्यावरण आंदोलन इसमें जुड़ गया है। मतलब हमने आपको ऊपर बताया था ना कि पर्यावरण आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब देखिए इसमें जोड़ दिया गया है कि पर्यावरण आंदोलन आपको किस हिस्से में पूछा जाएगा, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था वाले हिस्से में। तो उसके संबंध में भी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। और पर्यावरण आंदोलन और पर्यावरण की जो वर्तमान चिंताएं हैं, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, पर्यावरण के संबंध में जो नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे सांस की जो बीमारियां पैदा हो रही हैं आजकल, दमा जैसी बीमारियां, किस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये सब चीजों की चर्चा इसके तहत की जाएगी, ठीक है। तो ये भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के संबंध में इन टॉपिक पे अध्ययन करना है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां बिंदु है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। मतलब इसमें करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ खेलकूद भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ते रहिएगा। और आप जानते हैं कि हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स देते हैं और बहुत नपा तुला देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारी करंट अफेयर्स रहती है एकदम आयोग के हिसाब से रहती है, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। इससे आगे हम नहीं जाते, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं वह आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, ठीक है। अब जब आपकी परीक्षा होगी अक्टूबर में, तो आपको 15 सितंबर तक तो कम से कम तैयार ही रखना है, 15 सितंबर तक। और इसका आप सप्ताह वाइज रेगुलर जब साप्ताहिक वीडियो आपको मिले तो तुरंत पढ़ लिया करिए, और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट्स बना लिया करिए। बाद में बिल्कुल नहीं परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। और 5 से 7 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि और चीजों से घट जाता है प्रश्न, करंट के प्रश्न बढ़ जाते हैं। अब इसमें तमाम घटनाओं को जोड़ते हुए इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो घटनाएं होंगी उसको भी जोड़ दिया जाएगा, तो वह करंट और हेल्थ दोनों में आ जाएगा ना। तो इसके प्रश्नों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। जो अगला पॉइंट है भारतीय कृषि, मतलब इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग से टॉपिक दिया है। आप देखेंगे कि जियोग्राफी में भी कृषि से संबंधित बातें की गई हैं, लेकिन इसमें भी अलग से टॉपिक दिया गया है, ठीक है। जियोग्राफी में देखिए भूगोल में क्या दिया गया है, जैवमंडल, मानव, आर्थिक भूगोल, इन सब चीजों की बात की गई है। और अलग से कृषि का एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है। भारतीय कृषि, भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादन तकनीकी के बारे में, एकीकृत नासी प्रबंधन के बारे में, ठीक है। जो तमाम फसलों में बीमारियां वगैरह लगती हैं उनसे संबंधित, कृषि उत्पाद एवं उनके विपणन के बारे में भी आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक भूगोल में भी ये चीजें आती हैं, कृषि उत्पाद और उनके विपणन। बाकी आपको यहाँ भी पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एक जगह पढ़ लेंगे तो चीजें तैयार हो जाएंगे। फिर आते हैं सामान्य विज्ञान के संबंध में, 7वां जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान, और दिया गया है कक्षा 10वीं के स्तर तक का सामान्य विज्ञान आपको तैयार रखना है, ठीक है। अब इसमें टॉपिक दिए गए हैं, देखिए पोषण, पाचन क्रिया, पोषक तत्वों की कमी, विटामिन एवं खनिज दिया है, जीवाणु जनित विषाणु जनित रोग, प्रकाश संश्लेषण, औषधीय पौधे, डीएनए आरएनए इकाई, माप, काम, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, श्यानता, मनुष्य की आंख, दर्पण, लेंस, विद्युत आवेश, प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र, परमाणु के मूलभूत कण, समस्थानिक संभारिक तत्व, अणु, धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, साबुन, डिटर्जेंट, प्राकृतिक एवं कृत्रिम मधुरक। अब देखिए यह जो पॉइंट है
इसे आप अगर आपको अभी से पढ़ना है ना तो अभी से पढ़ जाइए। इसके लिए एक फिक्स किताब उठाइए लूसेंट, और लूसेंट के जितने यही टॉपिक दिए हैं ना उतने टॉपिक पढ़ जाइए, आपका ये तैयार हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है ना, अपने से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। आप एक लूसेंट उठाइए, या आप कर सकते हैं जो साइंस की लूसेंट आती है साइंस की, वही लूसेंट उठाइए और ये सारी टॉपिक पढ़ जाइए। उससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसी में मिल जाएंगी, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है, आज से पढ़ना है तो यही पढ़ जाइए, ये सारी टॉपिक तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित कब तक का है, 10वीं स्तर का है, ठीक है। इसमें वास्तविक संख्या क्या है, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय, बहुआयामी पद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, युग्म अंक गणितीय प्रगति, त्रिकोण, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल और आद्यतन। देखिए ध्यान रखिएगा, जिसको मैथ नहीं आती है उसको इस पोर्शन को पूरा छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो 3 आएंगे, 4 आएंगे, या हो सकता है 5 प्रश्न आ जाए, ठीक है। इन 5 प्रश्नों को तैयार करने में आप इधर से 15 प्रश्नों का नुकसान कर देंगे अन्य चीजों में से, ठीक है। क्योंकि जब आपको मैथ नहीं आती है तो आपको इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो जिसको मैथ नहीं आती है वह समझ ले कि हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, अभी से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। 3, 4, 5 प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यही 5 प्रश्न तैयार करने में आप 15 से 20 प्रश्नों का नुकसान कर देंगे अपना, ठीक है। साथ ही अगर बढ़िया से तैयार नहीं कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका हिल जाएगा। तो इसलिए आपको इस पे फोकस नहीं करना है, और जिसे मैथ आती है उसके लिए चुटकियों का काम है, वह तैयार कर लेगा, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं सामुदायिक चिकित्सा की बात करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है। देखिए जीएस में दिया गया है सामुदायिक चिकित्सा, मतलब अगर हम हेल्थ साइंस की बात करें तो जीएस में हेल्थ साइंस की शुरुआत हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए ये भी सामान्य विज्ञान जो है या जीएस का भी हिस्सा है, इसे हेल्थ साइंस में भी आप पढ़ सकते हैं। भाई यही तो विज्ञान है, पोषण, पाचन, पोषक तत्व, ये क्या है, यही तो हेल्थ साइंस में भी है, उसमें भी तो न्यूट्रिशन है। तो उसी तरह से सामुदायिक चिकित्सा जो है वह जीएस का हिस्सा है, और इसमें आपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन संचार, इस बात को याद रखेंगे, क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन संचार, इसके बारे में समझ रहे हैं। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। अब देखिए व्यवहार परिवर्तन संचार को बीसीसी कहा जाता है, और अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इसे कहा जाता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या होता है, सीधे आप शब्दों से समझ जाएंगे कि व्यवहार चेंज करना है, ऐसा संचार करना है। तो संचार ऐसा संप्रेषण जिसके माध्यम से, ऐसा कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके, ठीक है, उनकी आदतों में परिवर्तन किया जा सके, उसे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कहते हैं। यह आपके स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस में दिया गया है। मैं आपको इसका संक्षिप्त उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा यह डिस्कशन। मैं इसमें समय सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या होता है, लोगों से ऐसा व्यवहार करना, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें कि इसका यूज कैसे होता है, जैसे लोगों में हाथ धोने की आदत, हाथ धोने की आदत डालना, ये कम्युनिकेशन होता है। लोगों को बार बार बताना, जैसे माँ बेटे को बार बार बताती है क्या, कि बेटा ऐसा है, हाथ नहीं धोगे तो कितनी गंदगी हाथ में बैठी रही, वो भोजन के द्वारा आपके शरीर में चली जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। तो यह कम्युनिकेशन कौन सा है, यह बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है। अगर बच्चा हाथ धो के भोजन करने नहीं जाता है तो बार बार उससे कम्युनिकेट करते रहने पर क्या होगा, उसमें इस आदत का विकास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में जो टीकाकरण के लिए जो जागरूकता फैलाई जाती है, टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और बताया जाता है कि टीकाकरण से क्या है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है, कि बीमारी से बचाव करना, ठीक है। अब बीमारी से बचाव के लिए जो टीकाकरण किया जाता है तो लोगों को समझाया जाता है उसके बारे में, कि भाई देखिए कि टीकाकरण करा लेंगे तो इससे आपके बच्चा को पोलियो नहीं होगा, उसको हेपेटाइटिस नहीं होगा। तो ये सब चीजें बताई जाती हैं और उनको कम्युनिकेट कर लिया जाता है कि अगर वो अभी तक नहीं बच्चों को टीकाकरण करवा रहे थे तो उसको करवाएंगे, ठीक है। स्वच्छता अभियान आपने सुना होगा, जैसे पहले खुले में शौच की जो प्रथा थी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, ठीक है, खुले में शौच। अब क्या हुआ, अब तो मान लीजिए कि 2014 से यह एक क्रांति ही आ गई, शौचालय क्रांति जिसे कहते हैं आप। तो खुले में शौच की क्या क्या समस्या हो सकती है, और खुले में शौच न करने जाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। अब देखिए क्या हो गया, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हो गया,
ठीक है, लोग क्या करते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं, खुले में शौच नहीं करते हैं। एक सबसे बहुत आसान सी बात मैं आपको बताऊं जो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी 2014 में, उन्होंने लोगों से सिर्फ एक अपील की थी, सभी दुकानदारों से यह अपील की थी कि आप अपनी दुकान के सामने, आप अपने प्रतिष्ठान के सामने, आप अपने शॉप के सामने कचरे का एक डब्बा रखिए और जो भी कचरा निकले इसी डब्बे में डाल दिया करिए। ठीक है, वो किसी को व्यक्तिगत तौर पे कहने नहीं आए थे कि आप कचरे का डब्बा हम आपको दे रहे हैं, आप यहाँ रखिए, वो रखिए। उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, और उस बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का असर है कि पहले पान की गुमटियों से इतने जो गुटके हैं, गुटके की इतनी थैलियां उड़ती थी कि गर्मियों में जब आप रास्ते जाते थे तो उड़ के आपके मुंह पे आती। लेकिन अब लोगों के बिहेवियर में चेंज हो गया है और लोग जो है कचरा जो है सही जगह डालने लगे हैं। सब दुकानों के आगे डिब्बा रखा है, लोग उसमें डालते हैं। इसी को कहते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। इसके बारे में हमको पढ़ना है। साथ ही सामूहिक गतिशीलता के बारे में पढ़ना है और संसाधन गतिशीलता के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सामुदायिक चिकित्सा के संबंध में हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। आपको जितनी योजनाएं पढ़ाई हैं वह सारी योजनाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, एक भी योजना हमने ऐसी नहीं पढ़ाई है कि जो आपका अनावश्यक मैंने पढ़ा दिया हो, जिसका आपका कोई यूज नहीं होगा। सभी योजनाएं हमने पढ़ाई हैं, क्रम से पढ़ाई हैं, एक एक चीज करके पढ़ाई है। अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं और चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया जीएस का सिलेबस। 9 पॉइंट है, जिसको मैथ आती है उसके लिए 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैथ नहीं आती है वह 8 पॉइंट में अपनी परीक्षा देंगे। मान के चलेंगे कि उनके लिए 150 प्रश्न नहीं है, बल्कि उन्हें 140 प्रश्न में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, उस 10 प्रश्न के लिए कोई एफर्ट मत करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिसे मैथ नहीं आती है, 2 चीजें करना है। एक तो आपको डरना नहीं है कि इसमें मैथ पूछा जाएगा, दूसरा करना नहीं है। ठीक है, जिसे मैथ नहीं आती उसे न तो डरना है और न तो करना है। आप एकदम निश्चिंत होकर जो 8 पॉइंट है सिर्फ उसी पे पढ़िए। 140 प्रश्न पे पढ़िए, 10 प्रश्न आप हटा दीजिए दिमाग से। ठीक है, अगला चलते हैं। अब देखते हैं जो दूसरा हिस्सा है, ये सिलेबस का पहला पार्ट था जीएस का 50 प्रश्नों का। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसके लिए सबसे ज्यादा हाई तौबा मची है। ठीक है, और यह पार्ट क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद हेतु पाठ्यक्रम, स्क्रीनिंग परीक्षा, सामाजिक विज्ञान विषयक ज्ञान। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का है कि इसमें जो 8 पॉइंट दिए गए हैं, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 8 पॉइंट हैं। आप लोग लगातार यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या 8 पॉइंट से पढ़ना है कि हमने जिससे पीजी किया है वही पढ़ना है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको इन 8 विषयों को पढ़ना है और इन्हीं 8 विषयों से सिलेक्ट करके आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अभी भी मेंस में हैं। ठीक है, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें लिखना होता है, इसमें उसी का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें दिया है कि सामाजिक विज्ञान विषयक ज्ञान, मतलब उस विषय के संबंध में आपको ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोगों के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि समाजशास्त्र के जो जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, अभी तो है नहीं, आपके पास भी नहीं होगा। जो लोग उससे जुड़े हैं उनको थोड़ा बहुत होगा, हमें तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मेरा जो अपना मानना है व्यक्तिगत, कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो फैक्ट कम रहेंगे, व्यवहारिक ज्यादा रहेंगे। ठीक है, व्यवहारिक प्रश्नों की जो संख्या है वह ठीक ठाक आने वाली है कि किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में दे देगा और कहेगा कि अगर ऐसे लक्षण आप में है तो इसे क्या यह किसी बीमारी के लक्षण है या इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो व्यवहारिक प्रश्नों का निर्माण इसमें ज्यादा किया जाएगा। ठीक है, अब बहुत समय न लेते हुए सीधे आते हैं, और जो ये 8 टॉपिक दिए हैं आपको जवाब मिल गया। 8 से प्रश्न पढ़ने हैं, आपको 8 टॉपिक पढ़ना है, यहीं से 100 प्रश्न आते हैं। और यही सबसे बड़ी बात यह है कि यही सिलेक्शन का टॉपिक है। सिलेक्शन कहां से होना है? सिलेक्शन इसी 8 से होना है। ठीक है, जो जीएस था उससे आप रेस में बने रहेंगे। ठीक है, अगर वहां आप अच्छा करते हैं तो वहां आप रेस में बने रहेंगे, लेकिन रेस की जो जीत हार है वो यहीं से तय होगी। जो इसमें सबसे अच्छा करेगा वो 100% स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट जो दिया है इसमें, पहला विषय जिसके बारे में आपको विषय ज्ञान इकट्ठा करना है वह है समाजशास्त्र। अब देखिए, इसमें समाजशास्त्र को आप जानते हैं कि जो मनुष्य है वह क्या है? मनुष्य समाज का हिस्सा है। ठीक है, और उस समाज में रहता है तो मनुष्य पे समाज का प्रभाव तो पड़ेगा ही। और अभी हमने आपको बताया ना, सोशल डायमेंशन जो होता है वह मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो इसमें पूर्णतः जो समाज है उस समाज का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, स्वास्थ्य पर इस समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, हमको इस डायमेंशन से पढ़ना है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने जितने भी लोगों को देखा होगा, सबने अपनी तरह से बेहतर बताया होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, हमें समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि स्वास्थ्य के डायमेंशन से पढ़ना है। और अभी हमने आपको बताया था ना कि आप जिस समाज में रहते हैं, मान लीजिए उस मोहल्ले में कोई बीमार नहीं होता, किसी को सर्दी जुकाम बुखार डायरिया नहीं होती, किसी को कैंसर नहीं है, किसी को एड्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उस एरिए में हत्या होती है, उस एरिए में लूट होती है, उस एरिए में बलात्कार होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि वहां के जो लोग हैं वो बीमार हैं। और कैसे बीमार है, वह मानसिक बीमार है, क्योंकि हत्या लूट बलात्कार यह एक मानसिक अवस्था के लोग ही कर सकते हैं। हर व्यक्ति से किसी से कह दीजिए कि इसकी हत्या कर दीजिए, नहीं कर पाएगा। किसी से कह दीजिए कि इसका बलात्कार कर दीजिए, नहीं कर पाएगा। वह क्या होगा, वह विक्षिप्त मानसिक अवस्था के लोग ही ऐसा काम करते हैं, तो वह समाज भी बीमार माना जाता है। इसीलिए इस पूरे सिलेबस को इसी हिसाब से तैयार किया गया है कि आप जो बीमारी है उसके भी कारण, उसके जो विभिन्न डायमेंशन है, चाहे वह मनोवैज्ञानिक है, चाहे वह सामाजिक है, सबका अध्ययन हमको करना है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो काम है वह इन सब को समझते हुए अगले को समझाना है, सबको समाहित करते हुए वहां प्रबंधन का काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि समाजशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, स्वास्थ्य। समाजशास्त्र में पहला पॉइंट क्या दिया गया है, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य में क्या क्या पढ़ना है आपको, इसका अर्थ पढ़ना है और इसके सैद्धांतिक आयाम पढ़ने हैं। हमने आपको बताया था अभी, समाजशास्त्र में स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। समाजशास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य क्या होता है, बताइए। समाजशास्त्र के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा है ना, वह केवल बीमारी नहीं है। मैं आपको यही बार बार आपसे कह रहा हूं, समाजशास्त्र में जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसका मतलब केवल बीमारी का अभाव नहीं है, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो वह बीमार नहीं है, मतलब कोई ऐसी बीमारी अगर दिखती नहीं है तो वह बीमार नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र के अंतर्गत स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वह एक व्यापक सामाजिक स्थिति से है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तीनों स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। और वही अभी हमने ऊपर जो बताया ना कि जो डायमेंशन है, हेल्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह इसमें किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य के जो सैद्धांतिक आयाम हैं उसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि जितने भी विषय दिए हैं इनको हमें किसके आधार पर पढ़ना है, इनका जो हेल्थ में क्या उपयोग है, स्वास्थ्य के संबंध में इनकी क्या उपयोगिता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। मुख्यतः 4 टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। एक तो समाजशास्त्र, दूसरा मानव विज्ञान, तीसरा मनोविज्ञान और चौथा है सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो एक एक करके देखते हुए चलते हैं। थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत शार्ट कर दूंगा तो बहुत नाइंसाफी होगी आपके साथ, इसलिए हम पूरी चीजें बता के ही छोड़ेंगे, आप सुने चाहे ना सुने। ठीक है, तो समाजशास्त्र में स्वास्थ्य का मतलब क्या है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्र में स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य भर से नहीं है, केवल बीमारी का न होना ही स्वस्थ रहना नहीं है, बल्कि उसके आसपास का जो परिवेश है, जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्थिति है, उसके आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। उसके विभिन्न डायमेंशन होते हैं, हमने आपको अभी बताया, बायोलॉजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन है, तमाम डायमेंशन पर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब उसके जो सैद्धांतिक आयाम है उनमें संघर्ष, उसका प्रकारात्मक मतलब फंक्शनल और अंतःक्रियावादी, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया पूरा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक एक तो स्वास्थ्य का अर्थ इसमें बताना है यहां, और दूसरा यहां से सैद्धांतिक आयाम इसके बताने हैं, संघर्ष, प्रकारात्मक और अंतःक्रियावादी की बात करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारत में स्वास्थ्य। भारत में स्वास्थ्य के संबंध में देखिए, नगरीय एवं ग्रामीण अंतर। आपने देखा होगा जब से हम आपको पढ़ा रहे हैं हेल्थ साइंस, हर जगह हमने आपको यह बताया है कि किस तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत में किया गया, किस तरह से पहले बीमारियां आती थी और उसके लिए क्या व्यवस्था होती थी, किस तरह से अस्पतालों का निर्माण किया गया है। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में हमने बताया है किस तरह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, तो वही चीजें हैं। और किस तरह से नगरीय और ग्रामीण स्वास्थ्य में अंतर है, स्वास्थ्य ढांचे में अंतर है, इसकी चर्चा हमने आपसे बहुत बार की, हर वीडियो में किया है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको। तो भारत में स्वास्थ्य और नगरीय और ग्रामीण स्वास्थ्य में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही कुपोषण और गरीबी, कुपोषण और गरीबी कोई अनजान नहीं है, आप ये तो जानते ही हैं। स्वच्छता समस्याएं कौन कौन सी हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, इसके बारे में जानना है। स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम कौन है, देखिए अभी हमने आपको बताया ना, जितने डायमेंशन हमने आपको बताया उसमें से एक डायमेंशन को इसने अलग से खोल के पूछा है कि स्वास्थ्य के जो सोशल डायमेंशन है वह कौन कौन से हैं। बस यही चीजें तो आपको पकड़नी है,
इसमें कुछ नहीं है, बस केवल ध्यान से आपको चीज़ों को पढ़ते हुए चले जाना है। तो हेल्थ का जो सोशल डायमेंशन है, उसके लिए अलग से आपको दिया है, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है। स्वास्थ्य के सामाजिक कारक कौन से हैं? आर्थिक परिस्थिति मतलब अमीर बनाम गरीब, अमीरों का स्वास्थ्य कैसा होता है, गरीबों का स्वास्थ्य कैसा होता है। कोई आदमी 90 साल में जवान दिखता है, कोई आदमी 45 साल में बूढ़ा दिखता है। शहर का आदमी शहरों में रहता है, पता चला 85-90 साल तक वो कहेगा मैं सवेरे 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। गाँव का जो गरीब किसान है वो 45 साल में भले सवेरे से उठ के 2 बीघा खेत वो कोड़ के चला है, वो किसी मॉर्निंग वॉक से कम है, किसी जिम से कम है, लेकिन वो 45 साल में बूढ़ा हो जाता है। क्यों बूढ़ा हो जाता है? तो यह आर्थिक परिस्थिति, अमीर बनाम गरीब, इसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा के संबंध में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के संबंध में जो शिक्षा जरूरी है, व्यवसाय, लिंग और जाति, रहने की दशाएं, रहने की दशा, झुग्गी बस्तियों के बारे में आपने सुना होगा ना। अब इसमें क्या पढ़ेंगे आप, चकरागे घूम रहे हैं कल से। झुग्गी बस्तियों की जो समस्याएं हैं वो आप जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2008 के बाद एक विषय बहुत पॉपुलर हुआ था और वह विषय था सोशल वर्क। ठीक है, सोशल वर्क। और 2008 के बाद मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक भाई साहब थे, वो 2008 की परीक्षा जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो टॉप कर गए थे। नाम मैं नहीं बताऊंगा। सोशल वर्क और डिफेंस उनका विषय था। ठीक है, और इसमें उन्होंने अप्रत्याशित नंबर हासिल किया था। वर्तमान में वो यही है, प्रयागराज में वो एडीएम पद पे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मतलब टॉप किया था 2008 की परीक्षा संभवतः, और सोशल वर्क डिफेंस में इन्होंने टॉप कर दिया था। बाद में बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण किया और सोशल वर्क और डिफेंस सब्जेक्ट को चुना, और उसके सहारे बहुत से लोगों की नैया पार हो गई। इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलते थे मेंस में। ठीक है, अब इतनी जो सोशल वर्क में 2 पेपर होता था, एक पेपर सिद्धांत का होता था और एक पेपर होती थी सामाजिक समस्याओं के संबंध में। ठीक है, सामाजिक समस्याएं। अब सामाजिक समस्याएं में एक तो आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट जो है लगभग मैक्सिमम सामाजिक समस्याओं से गुजरता है, उसे अनुभव रहता है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जो सामाजिक समस्याओं का जो हिस्सा था, जो सेकंड पेपर था, ज्यादातर सिलेबस का जो आपका ये सिलेबस है ना, जो समाज शास्त्र वाला है, वो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, अब जैसे रहने की दशाएं, रहने की दशाएं जैसे एक झुग्गी बस्ती है, झुग्गी बस्ती में जो रहने की जितनी समस्याएं हैं, उनकी जो दशाएं हैं, उससे जो समस्याएं हो सकती हैं, ज्यादातर समस्याएं स्वास्थ्य से होती हैं और बाकी सोशल समस्याएं भी होती हैं, शारीरिक, मानसिक, सब पूरी बीमारी ही है। तो रहने की दशाओं, नगरीय बनाम ग्रामीण, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही स्वास्थ्य एवं संस्कृति, मतलब आपका स्वास्थ्य और संस्कृति किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से आपका खान पान आपकी संस्कृति से जुड़ा है। जब होली का त्योहार आता है तो हम क्या बनाते हैं, उस मौसम के हिसाब से आते हैं बनाते हैं। जब दिवाली का त्योहार आता है तो हम क्या बनाते खाते हैं, उस मौसम के हिसाब से बनाते खाते हैं। उस समय थोड़ी थोड़ी ठंडी की शुरुआत होती है, ठंडी रहती है। ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य आपकी संस्कृति से किस तरह से कनेक्टेड है, यह इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, स्वच्छता की आदतें, अब आप जानते हैं, हाथ धोना, पैर धोना, नहाना धोना, साफ सफाई रखना, ये सब बताना तो है नहीं। बीमारी के प्रति दृष्टिकोण, बीमारी के प्रति कैसा दृष्टिकोण है किसी का, आप ये कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि बीमारी के बारे में जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास, आपको बुखार हुआ तो जल्दी से आपकी नजर उतार दी गई, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा हाँ बुखार तो कम हो गया। तो बीमारी के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, विश्वास एवं व्यवहार, इसके बारे में पढ़ेंगे। बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, मान लीजिए कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और वह आपके समाज में ही रहता है, 4 लोग मिल करके है कैंसर वाला है कैंसर वाला है, पता नहीं कहां से आया कैंसर। आदमी अगर जीना चाहेगा तो मर जाएगा। ठीक है, जो समाज में रहते हैं वो इन चीजों को जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई बीमारी फैली है, अब जैसे कोरोना फैला था, सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या था कि आपको खुद बचना था, लोगों को बचाना भी था। अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपको क्वारंटीन हो जाना था। अगर आपको कोरोना नहीं हुआ तो खुद दूरी बना के रखनी थी, लोगों से बच के मिलना था। ठीक है, हाथ पैर धोए रहना था। तो ये सब जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें बताइए, अगला जो पॉइंट है वह है बीमारी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह। देखिए, एचआईवी है, एड्स है, कैंसर है, इत्यादि है। अब हमने आपको जब पढ़ाया है तो आपने, अभी तो खैर मैं एचआईवी पढ़ा ही रहा हूँ, एड्स के बारे में मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि एचआईवी और एड्स दोनों अलग चीजें हैं। देखिए इसमें दिया है, इसमें कामा लगा हुआ है, एचआईवी अलग है, एड्स अलग है। एचआईवी की जो आप कह सकते हैं जो अंतिम अवस्था है, चरम अवस्था है, वह एड्स है। तो एचआईवी, एड्स, कैंसर जो बीमारी के प्रति पूर्वाग्रह है उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। कैसे पूर्वाग्रह है, जैसे साथ सोने से बीमारी हो जाएगी। ठीक है, साथ सोने से एड्स फैल जाएगा, शौचालय का इस्तेमाल करने से एड्स फैल जाएगा, ये क्या है, ये पूर्वाग्रह है। ठीक है, हाथ मिलाने से एड्स फैल जाएगा, साथ खाना खाने से एड्स फैल जाएगा। ये सब जो बीमारियां हैं, बीमारियों के प्रति जो पूर्वाग्रह है ना, जैसे अगर कोई उधर घर में किसी परिवार में कैंसर हो गया है
तो लोग उधर से आना जाना बंद कर देते हैं कि वहाँ तो कैंसर के वायरस घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, जाओगे तो पकड़ लेंगे। तो ये पूर्वाग्रह है, इसके बारे में पढ़ना है। हमने हर टॉपिक में इस पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा की है, चाहे वो कुष्ठ रोग हो, चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह HIV हो। इसके बारे में आपको अलग से नहीं पढ़ना है, हमने उसके बारे में बता दिया है, समाज में लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा विचार रखते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य असमानताओं की बात करेंगे, किस तरह से स्वास्थ्य असमानताएं रहती हैं, इसमें वर्ग असमानता की बात करेंगे, लिंग असमानता की बात करेंगे, जाति असमानता की बात करेंगे, बीमारी संबंधी सरकारी। अब देखिए स्वास्थ्य असमानताओं में 4 चीजें हैं, यहां तक है, ठीक है। अब किस तरह से सबके स्वास्थ्य में अंतर है, एक गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, इसमें क्या अंतर है। लिंग में महिला और पुरुष की जो स्वास्थ्य है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। जाति में भाई उच्च जाति और नीच जाति का कोई स्वास्थ्य में कोई अंतर होता है क्या, इस सब पे चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है वह है बीमारी संबंधी सरकारी योजनाएं और आयुष्मान भारत, NRHM आदि। तो योजनाओं के बारे में तो आप कहिए ना, क्योंकि आपको तो मैंने बहुत पढ़ाया है योजनाएं, इसी ट्रैक पे पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे थे और हम आपसे बार बार कह रहे थे कि हम वही पढ़ा रहे हैं जो नहीं बदलेगा, तो ये नहीं बदला है, ठीक है। तो बीमारी संबंधी जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, आयुष्मान भारत के बारे में, NRHM के बारे में। यह मात्र उदाहरण है, इस ऐसी जो तमाम योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, चाहे वह जननी सुरक्षा योजना हो या जो स्वास्थ्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये हो गया समाजशास्त्र के संबंध में। अब आते हैं जो दूसरा टॉपिक दिया गया है वह मानव विज्ञान की बात कही गई है, ठीक है। अब मानव विज्ञान में क्या क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। अब देखिए मानव विज्ञान को अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान क्या है? मानव विज्ञान वास्तव में एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। क्या है? मानव विज्ञान भी एक सामाजिक विज्ञान है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, मानव विज्ञान में मनुष्य और उसके जीवन की सभी पहलुओं का समग्र अध्ययन किया जाता है, होलिस्टिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के जीवन का, ठीक है, साथ ही उसके जीवन के सभी पहलुओं का समग्र अध्ययन किया जाता है। अब सभी पहलुओं से क्या मतलब है कि जैसे जैसे मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, इसका जो अध्ययन करेंगे हम किसमें करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे, मानव विज्ञान में करेंगे, ठीक है। मनुष्य उत्पन्न कैसे हुआ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन हम किसमें करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे। मनुष्य का जो शारीरिक विकास है वह कैसे हुआ, इसका भी अध्ययन हम किसमें करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे, ठीक है। मनुष्य की भाषा कैसे बनी, मनुष्य की संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। मनुष्य का समाज का निर्माण कैसे हुआ, इसका व्यवहार कैसे है, ठीक है। इस सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे? हम इसी मानव विज्ञान में करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे, ठीक है। सभी चीजों को ध्यान से जोड़ते हुए चलिएगा, सब चीजों को समझते हुए चलिएगा कि आखिर सिलेबस देने का मतलब क्या है। तो मनुष्य के पूरे मनुष्य के बारे में, उसके जीवन के सभी पहलुओं का जो समग्र अध्ययन है हम इसी में करेंगे, ठीक है। इसकी कई शाखाएं हैं। हमें क्या करना है? हमें लिखा है कि मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इसकी सार्थकता और इसके महत्व के बारे में पढ़ना है, ठीक है। साथ ही दिया है कि मानव विविधता, जैसे जनजातीय, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो मानव विज्ञान की शाखाएं हैं, कई शाखाएं हैं, जैसे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है, मैं ऐसे BA लिख देता हूँ, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा अगर मैं कायदे से इसका वो करूंगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इसको मैं BA लिख देता हूँ, यह मानव विज्ञान की एक शाखा है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का जो मानव के जो शरीर है, शरीर का विकास और उसकी जो जैविक विशेषताएं हैं उसका इसमें अध्ययन किया जाता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। इसी में बताया जाएगा कि जो आदि मानव था, या जिसे प्रिमिटिव मैन कहा जाता है, आदि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे होते थे, या इसी में आपको बताएंगे जो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है उसके बारे में हम किसमें चर्चा करेंगे? इसी में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मनुष्य जीवन के हर पहलू पर इसी में अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञान में, ठीक है। अब दूसरा जो इसका प्रकार होता है वह कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होती है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं कि मानव की जो संस्कृति है, जो उसकी परंपरा है, उसका जो रीति रिवाज है, उसका जो धर्म है, उसका अध्ययन करते हैं। इसको हम, ये BA है ना, तो इसको हम CA लिख देते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? मनुष्य की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म आदि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी आती है, तीसरे नंबर पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी आती है, हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो समाज की संरचना है, जो रिश्ते हैं मनुष्य के, जो रिश्ते हैं मनुष्य के, जो परिवार है, ठीक है, विवाह है, इसका जो अध्ययन होता है वो किससे होता है? वह हम करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। जितनी चीजों का नाम मैं ले रहा हूं, इसको ये जोड़ते जाइएगा, क्या इनसे स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? ध्यान से सुनिएगा, रिश्तों से स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? आप कहेंगे हाँ।
परिवार में कलह से या परिवार में खुशियों से स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल हाँ। विवाह से स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? ये तो बताना नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। साथ ही लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी होती है, जिसमें हम भाषाओं के बारे में, उसके विकास के अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो हमें मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इसकी सार्थकता और महत्व के बारे में जानना है, ठीक है? एक टॉपिक पढ़ना है, मानव की विविधता के बारे में अध्ययन करना है, चाहे वह जनजाति है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है? जन स्वास्थ्य के बारे में हमको जानना है। अब जन स्वास्थ्य, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जन स्वास्थ्य को क्या कहते हैं? जन स्वास्थ्य को कहा जाता है पब्लिक हेल्थ। क्या कहा जाता है? जन स्वास्थ्य को कहा जाता है पब्लिक हेल्थ। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, ठीक है? डिस्कस करते हैं जन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। अब देखिए, पब्लिक हेल्थ केवल इतना सा लिखा है। पब्लिक हेल्थ की परिभाषा, मापदंड, अवयव, मानव रोग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मैं नहीं, केवल इतनी चीजें हैं, ठीक है? पब्लिक हेल्थ की परिभाषा, मापदंड और अवयव मैं आपको बताता हूं कितना इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए। पब्लिक हेल्थ की बात करेंगे। आप जानते हैं कि एक चिकित्सा जो होती है उसे क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं। क्लिनिकल मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन क्या होती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हुआ, वह किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे गया, ठीक है? डॉक्टर ने उसकी दवाई कर दी और वह ठीक हो गया और वह जो है चला आया अपने घर। यह क्लिनिकल मेडिसिन होगा जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत चिकित्सा करता है। लेकिन एक होता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? पब्लिक हेल्थ को हिंदी में जन स्वास्थ्य कहा जाता है। जन स्वास्थ्य, जन का मतलब है जनता, स्वास्थ्य का मतलब है हेल्थ, ठीक है? जनता की हेल्थ किसमें ऐड होती है? पब्लिक हेल्थ में होती है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जहां क्लिनिकल मेडिसिन एक व्यक्तिगत व्यक्ति की दवाई कर देता है, उसे ठीक कर देता है, ठीक है? वहीं जो पब्लिक हेल्थ होती है, जो जन स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, यह जो है पूरे समाज को बीमार होने से बचाने पर इसका ध्यान केंद्रित होता है। किससे होता है? बीमार होने से बचाने पर भी इसका ध्यान केंद्रित होता है। इसे कहते हैं पब्लिक हेल्थ और यह पूरे समाज को बचाया जाता है इसके द्वारा बीमारी से, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य होता है बीमारी से रोकथाम। बीमारी से रोकथाम, ये पब्लिक हेल्थ का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, लोगों को बेहतर पोषण के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना, यह पब्लिक हेल्थ का काम होता है। क्या होता है? लोगों की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना, ठीक है? किसके द्वारा? बेहतर पोषण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ, ठीक है? तीसरा जो पब्लिक हेल्थ का जो सबसे बड़ा काम होता है वह क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि यह जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं यह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मतलब जो अमीर वर्ग है उसे भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, जो गरीब वर्ग है उसे भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। अब बताइए इसमें कौन सी नई चीज जोड़ दी गई है जो हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है? यही तो पब्लिक हेल्थ है। अब भारत सरकार की किसी भी हेल्थ स्कीम को उठा लीजिए, बताइए क्या वह पब्लिक हेल्थ पे नहीं है? है। पब्लिक हेल्थ के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं यह भी आपको पढ़ना है। जैसे एक घटक है स्वच्छता और पर्यावरण। क्या है? स्वच्छता और पर्यावरण, मतलब आपको स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, कचरा प्रबंधन होना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, यह इसका एक घटक है। दूसरा, ताकि भाई लोगों में बीमारी न फैले, ना बीमार होने से कैसे बचाएंगे जब स्वच्छता और पर्यावरण के नियम जो है फॉलो होंगे। दूसरा आता है महामारी। महामारियों से बचाव के लिए जो है इसके लिए प्रबंध किए जाते हैं। अगर कोई महामारी फैलती है तो उसका अध्ययन किया जाता है, उसके कारण पता किए जाते हैं कि क्यों फैली। जैसे अभी आप तो सब भुक्तभोगी होंगे, कोरोना आया था, तो कोरोना जैसी महामारी हुई तो क्या हुआ? दुनिया भर के साइंटिस्ट तुरंत लग गए उसकी दवा खोजना, कैसे फैल रहा है, क्या ये जो बताया गया है कि छूने से फैल रहा है, ये कौन बताया? वैज्ञानिकों ने बताया। ये कैसे बताया कि सांस के द्वारा फैल रहा है? वैज्ञानिकों ने बताया, साइंटिस्टों ने बताया, जिन्होंने रिसर्च किया। तो कैसे भी कोई महामारी आती है तो उसके कारण का पता लगाना, ठीक है, उसके पैटर्न का अध्ययन करना। तो इस तरह से इन चीजों को समझना। ऐसे ही टीबी का है, टीबी की बीमारी क्या है? खांसने छींकने से फैलती है, कौन बताता है? इसका अध्ययन किया जाता है, तभी तो पता चलता है। अब इसके लिए महामारियों के नियंत्रण के लिए क्या करना है? टीकाकरण कार्यक्रम चलना है। टीकाकरण कार्यक्रम, अब यह जो टीकाकरण कार्यक्रम है यह पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा के लिए है। जन स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब इससे पोलियो खत्म किया जाएगा, इससे जो है खसरा खत्म किया जाएगा, इससे अन्य जो घातक बीमारियां हैं उसे समाप्त किया जाएगा। ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है यह पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा, जैसे आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा मतलब क्या है? लोगों को यह बताना कि एक बेहतर जीवन शैली अपनाइए,
बेहतर जीवन शैली से क्या आशा है? सूर्योदय से पूर्व आप जग जाइए, बढ़िया मॉर्निंग वॉक कीजिए, स्वस्थ भोजन करिए, समय से खाइए, समय से सोइए, गले तक मत खाइए, आधा पेट खाइए, मतलब एक बराबर खाइए, पानी पीते रहिए आवश्यकता अनुसार, समय समय पर मौसमी फल भी खाइए। तो उस हिसाब से इसे बेहतर जीवन शैली कहा जाता है। ठीक है, आजकल जो सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, मैंने आपको जब हेल्थ साइंस पढ़ाया है तो कई बार बताया है कि जो तीसरी हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई, उसका जो फोकस है वो क्या है कि जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं उनसे, जैसे मधुमेह, मधुमेह किससे संबंधित बीमारी है? यह जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। हाइपरटेंशन किससे जुड़ी बीमारी है? जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। कैंसर कैसी बीमारी है? यह भी जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। ठीक है, तो बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है कि लोग बेहतर जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार अपनाएं, संतुलित आहार के द्वारा लोग स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, संतुलित आहार, साथ ही साथ देखिए संतुलित आहार अपनाएं। ठीक है, और इसके साथ जो है सुरक्षित यौन व्यवहार, जैसे हमने आपको बताया था कि एड्स कैसे फैलता है, तो उस तरह से ये सारी चीजें आपको अपनाना है, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये चीजें किसमें बताई जाती हैं? ये पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये जो पर्सनल जो वो होती है चिकित्सा होती है, और जो व्यक्तिगत चिकित्सा होती है, व्यक्तिगत चिकित्सा और जो पब्लिक हेल्थ, मतलब क्लिनिकल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में यही मुख्य अंतर होता है। क्लिनिकल हेल्थ में एक विशेष व्यक्ति की जो बीमार है उसकी दवाई किसी क्लिनिक में कर दी जाती है। अब अगर हम भारत के संबंध में जन स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हमने 3 जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां पढ़ी हैं, यह भारत के जन स्वास्थ्य के संबंध में है। 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, कौन कौन सी? 1983 की स्वास्थ्य नीति पढ़ ली, 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पढ़ ली, 2017 की पढ़ लिया है। ये किससे संबंधित है? ये सभी इसी से संबंधित है, पब्लिक हेल्थ से। ठीक है, सारी योजनाएं हमने बताई हैं, बहुत विस्तार से बताई हैं। अब ये क्यों चलाई जाती हैं नीतियां? ताकि देश में मातृ मृत्यु दर कम किया जा सके, मातृ मृत्यु दर कम किया जा सके, शिशु मृत्यु दर कम किया जा सके, संक्रामक और गैर संक्रामक की जो बीमारियां हैं उनको फैलने से रोका जा सके, इसीलिए ये सब तो नियम कानून लाए जाते हैं। तो ये लिखा केवल 2 शब्दों में है, जन स्वास्थ्य, लेकिन इसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। जो आपको हेल्थ साइंस पढ़ा रहे हैं हम, वो सभी जन स्वास्थ्य में आता है। इसमें बहुत सारे सिलेबस में ऐसे पॉइंट है ना जो सब घुमा फिरा के एक हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये केवल शब्दों की जादूगरी है, शब्दों की बाजीगरी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपको चीजों को समझना है। आपने देखा बस इतना मनोविज्ञान पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, तो पता चला आपका मनोविज्ञान खराब हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि आपको शिक्षक की जरूरत नहीं है, आपको एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक की जरूरत है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन से इस डर को समाप्त कर पाऊं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव रोग और स्वास्थ्य अगला पॉइंट है। अब इसमें आनुवंशिक बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, संचारी रोग के बारे में पढ़ेंगे, इसका उन्मूलन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, मानव रोग और स्वास्थ्य के संबंध में। ठीक है, आनुवंशिक बीमारियां और संचारी रोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मानव रक्त समूह के बारे में भी पढ़ना है, ए रक्त समूह, ए बी ओ, इसके बारे में पढ़ना है, एम एन, RH के बारे में, RH फैक्टर आप जानते हैं, RH फैक्टर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, RH फैक्टर निगेटिव होता है, बंदरों में पाया जाता है RH फैक्टर, कहाँ से आया इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सी चीजें आजकल पूछी जाती हैं परीक्षा में। ठीक है, तो ये हो गया मानव विज्ञान। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं डर लग रहा है, कहीं पता है कि आपको सिलेबस में कुछ नहीं पता है? यही तो है, और क्या है सिलेबस में बताइए। इससे अलग कुछ होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं, मनोविज्ञान। मानव विज्ञान के बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, मनोविज्ञान को आप जानते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत विषय है मनोविज्ञान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मनोविज्ञान जो शब्द है, जो साइकोलॉजी शब्द है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द इसमें है साइकी, एक शब्द साइकी है, और दूसरा शब्द क्या है? वह है लॉगोस। लागोस का मतलब आप जानते ही है, अध्ययन होता है। साइकी, लागोस, 2 शब्दों से मिलकर मनोविज्ञान का निर्माण हुआ है। ठीक है, जब हम बात करेंगे, पीछे चलेंगे, पहले इसे किसके नाम से जाना जाता था? इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। कब? जब प्लेटो और अरस्तु का समय था। ठीक है, बाद में इसे मन का विज्ञान कहा गया। मन का विज्ञान कब कहा गया? मध्य युग में इसे मन का विज्ञान कहा गया। ठीक है, मध्य युग की बात करेंगे, मध्य युग में इसे मन का विज्ञान कहा गया। ठीक है, फिर आते हैं 19वीं सदी में। जब आते हैं विलियम वुंड का जब समय आता है 19वीं सदी में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए स्पेस कम है। 19वीं सदी में जब विलियम वुंड का समय रहता है, तब इसे चेतना का विज्ञान कहा जाता है। किसका? चेतना का विज्ञान। ये सारी साइकोलॉजी के नाम है,
मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आधुनिक समय की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और इसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में? इसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है और प्लस मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, जो 19वीं सदी में इसे चेतना का विज्ञान और आधुनिक समय में इसे व्यवहार का विज्ञान, किसको? साइकोलॉजी को। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, यह आपके सिलेबस में दिया गया है। मनोविज्ञान का अर्थ आपको बताना है, उसकी विधियां बतानी है, विषय क्षेत्र आपको बताना है और उसका लक्ष्य बताना है, ठीक है। किसका? मनोविज्ञान का अर्थ बताना है, विधियां बतानी है, विषय क्षेत्र और उसके लक्ष्य के बारे में आपको बताना है। अब देखिए, मनोविज्ञान के संबंध में ढेर सारी विधियां हैं। वर्तमान में जो जिन व्यक्तियों को मानसिक समस्याएं होती हैं, उनके व्यवहार का जो अध्ययन, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो इस समय की परिभाषा है, वह मनुष्य के व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो इसके लिए तमाम विधियां हैं, जैसे इंट्रोस्पेक्शन विधि है, व्यक्ति के स्वयं के भीतर अपनी मानसिक अवस्थाओं का वर्णन करता है। यह सबसे पुरानी विधि है ना। व्यक्ति अपने अंदर खुद देखता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हम तो फालतू चीजें सोच रहे हैं, ये है वो है। इसे इंट्रोस्पेक्शन विधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन विधि होती है, इसमें दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का निष्पक्ष रूप से निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। और यह प्रकृतिवादी हो सकता है या नियंत्रित हो सकता है, दोनों विधियों से ऐसा किया जा सकता है। तीसरी एक्सपेरिमेंटल विधि होती है, इसमें यह सबसे वैज्ञानिक विधि है। आप जानते हैं, इसमें किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के कारण और प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साथ ही केस स्टडी इसकी एक अलग विधि होती है, जिसमें जो पूर्व में चीजें होती हैं उसके अनुभव के आधार पर काम किया जाता है, केस स्टडी की जाती है। उसके बाद एक सर्वे विधि होती है, सर्वे मेथड होता है, जिसमें प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से एक बड़े ग्रुप का डेटा इकट्ठा किया जाता है और उससे मैच कराया जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें, जो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मानसिक समस्या है तो उस डेटा से मैच कराया जाता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यह एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, आपको उतना नहीं पढ़ना है। आपको मनोविज्ञान का अर्थ, विधियां, विषय क्षेत्र और लक्ष्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मान लीजिए सामान्यतः मानव व्यवहार के सिद्धांतों को देखना है तो सामान्य मनोविज्ञान कहेंगे इसे, ठीक है। मानसिक रोगों, विकारों और असामान्य व्यवहार के अध्ययन करने के लिए असामान्य मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए शिक्षण के क्षेत्र में आप जानते हैं कि जो टेट की, सीटेट की परीक्षा होती है, तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाता है, ठीक है। समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जब प्रयोग करेंगे तो इसे सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं, सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। और जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले जो परिवर्तन है, शारीरिक, मानसिक, इनको विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसी तरह कार्यस्थल पर जो कर्मचारियों के व्यवहार और उसकी कार्य क्षमता का अध्ययन किया जाता है, उसे औद्योगिक मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। साथ ही इसके जो मुख्य लक्ष्य हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है? पहला तो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है, तीसरा प्रिडिक्शन है और चौथा क्या है? कंट्रोल या चेंज। तो इस तरह से हम उस समय देखेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है। साथ ही आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। आनुवंशिकता और पर्यावरण, इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, हेरिडेटरी किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसका स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसे पढ़ेंगे। आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं, इसी में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ और नियम के बारे में भी हमको पढ़ना है। अधिगम, स्मृति और विस्मरण। देखिए, ये कौन सी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। एक है अधिगम, दूसरा है स्मृति और तीसरा है विस्मरण। ये क्या है बताइए? अब देखिए, ये तीनों शब्द आपके सिलेबस में दिए गए हैं, अधिगम, स्मृति और विस्मरण। मैं इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। एक है अधिगम, मैं जगह ले लेता हूं क्योंकि फिर ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तीन शब्द हैं। एक शब्द है अधिगम। अधिगम को आप जानते हैं लर्निंग कहा जाता है, लर्निंग। अधिगम को लर्निंग कहा जाता है। दूसरा शब्द है स्मृति। स्मृति को क्या कहते हैं? स्मृति को हम लोग मेमोरी कहा जाता है, मेमोरी, ठीक है। और तीसरा जो उसमें वो है, वह दिया है विस्मरण। विस्मरण को हम किस रूप में जानते हैं? विस्मरण, विस्मरण को फॉरगेटिंग के रूप में जानते हैं, ठीक है, फॉरगेटिंग। अब देखिए, आपके सिलेबस में यह तीनों शब्द दिए गए हैं। अधिगम तो आपने बहुत सुना होगा, स्मृति भी सुना होगा अगर आप टेट वगैरह की परीक्षा देते हैं, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत किसके किसके हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब इनका स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, क्यों आपको पढ़ाना चाहता है आयोग अधिगम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम अंग्रेजी में लर्निंग है। अधिगम का अर्थ क्या है? अनुभव या अभ्यास। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूं। अनुभव या अभ्यास के द्वारा
अभ्यास के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ध्यान रखेंगे दो शब्द, एक तो व्यवहार और दूसरा अस्थायी परिवर्तन। किसके द्वारा? अनुभव या अभ्यास के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और लर्निंग क्या होता है? आदमी कहता है ना कि जीवन भर सीखता है, आदमी जीवन भर सीखता है, तो यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अगर इसको एक शब्द में कहेंगे तो इसी को कहा जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहा जाता है। आदमी जिंदगी भर एडजस्टमेंट करता है, जैसा जैसा उसे अनुभव होता जाता है वैसे वैसे वह आदमी समाज में अपने आप को एडजस्ट करता जाता है, ठीक है। यही है अधिगम, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना आपको, बस इतना जानना है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे स्मृति। स्मृति को क्या कहा जाता है? मेमोरी। अंग्रेजी में स्मृति को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा करें, मतलब इसकी परिभाषा दें, तो स्मृति को कैसे हम परिभाषित करेंगे? तो जानते हैं कि स्मृति क्या है? स्मृति एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, ठीक है, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और सूचनाओं को ग्रहण करके उसे मस्तिष्क में एक जगह स्टोर करते हैं, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर उसी जो स्टोर सूचना है उसी को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उसे मस्तिष्क में स्टोर करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं सूचनाओं को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आप किसी रास्ते से एक बार गए हैं कई साल पहले, वहां मान लीजिए कोने पर एक मंदिर है, आपने दिमाग में एक कोड बैठा लिया कि वो जो रास्ता मुड़ा है ना, वहां कोने पर एक मंदिर है, शिवाला है, वहीं से घूमना है दाहिने हाथ में, वो आपके दिमाग में फिट है। आप जब भी उधर से जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि उनका घर कहाँ है, उस किस गली में है, तो आप कहेंगे वही गली है जहां एक कोने पर शिवाला है, वहीं से दाहिने हाथ में मुड़ना है, ठीक है। ये क्या है? सूचनाओं को आपने ग्रहण किया था, उसे दिमाग में स्टोर किया, जब जरूरत पड़ी उसे आपने रिकॉल कर दिया, इसे कहते हैं मेमोरी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं। अब देखिए मेमोरी, मेमोरी कई प्रकार की होती है, उसकी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। अब देखिए वास्तव में जो मेमोरी होती है वह प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती है, ठीक है, तीन प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है संवेदी स्मृति होती है, संवेदी मेमोरी, इसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। कौन सी होती है? सेंसरी मेमोरी। मैं ऐसे हम लिख देता हूं, सेंसरी मेमोरी लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या होती है? यह केवल कुछ सेकंड के लिए होती है, ठीक है, जो आपके दिमाग में आती है चली जाती है। दूसरी होती है अल्पकालिक मेमोरी, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से जानते हैं, एसटीएम लिख देता हूं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लास्ट का डायलॉग आपने सुना होगा गजनी फिल्म में, ठीक है। तो देखिए अल्पकालिक मेमोरी होती है एक, यह 20 से 30 सेकंड तक जो है आपके दिमाग में रहती है। जैसे कोई आपने फोन नंबर याद किया, अचानक से याद आया, भूल गया, फिर नहीं भी याद आया, ठीक है, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जो तीसरी मेमोरी होती है वह लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसे दीर्घकालिक स्मृति के नाम से जानते हैं। और इसमें सूचनाओं का अस्थायी संग्रहण होता है। क्या होता है? सूचनाओं का अस्थायी संग्रहण। इसमें होता है सूचनाओं का अस्थायी संग्रहण, तो यह होता है दीर्घकालिक स्मृति में, जिसे एलटीएम लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो इन तीन चीजों को याद रखिएगा। इसका स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, यही हमको बताना है अभी, कि किस तरह से अधिगम, किस तरह से मेमोरी, और तीसरा जो इसमें दिया था वह था फॉरगेटिंग। क्या दिया था? फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है? विस्मरण होता है। फॉरगेटिंग का मतलब होता है विस्मरण। जब हम किसी सीखी हुई वस्तु को दोबारा रिकॉल करने में असफल हो जाते हैं, या पुनः स्मरण करने में उसे असफल हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फॉरगेटिंग कहते हैं, उसे विस्मरण कहते हैं। देसी भाषा में उसे भूलना कहा जाता है। जब हम किसी भी चीज को याद नहीं कर पाते हैं, मतलब क्या हो गया? मतलब हम भूल गए उस चीज को, ठीक है, इसे भूलना कहते हैं। तो इसका जो ये जो तीनों चीजें हैं, यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे उपयोग की जाती हैं, यह आपके सिलेबस में दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो यही मुझे आपको बताना था, ये तीन चीजें क्यों दी गई हैं। बात करेंगे सबसे पहले अधिगम की। आप जानते हैं कि वर्तमान में जो सबसे बड़ी देश की समस्या है वह क्या है? नशा। नशा, इसको व्यसन कहा जाता है, ठीक है। और इस व्यसन को छुड़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया काम करेगा वो क्या करेगा? अधिगम। अधिगम के द्वारा नशे को छुड़ाया जाता है, लर्निंग के द्वारा नशे को छुड़ाया जा सकता है। जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। कोई शराब पीने का लती है, कोई गुटखा खाने का लती है, कोई इंजेक्शन लगाने का लती है। इनकी लत जो है इसी लर्निंग के द्वारा, इसी अधिगम के द्वारा खत्म की जाती है। किसी को किसी बात का फोबिया है, फोबिया है, मान लीजिए घर से बाहर निकलने का फोबिया है, बहुत लोगों को रहता है। उस फोबिया से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लर्निंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपके सिलेबस में ये दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक था, अगर हम बात करें कि स्मृति को क्यों दिया गया है, स्मृति को इसलिए दिया गया है, आपने स्लोगन सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। ये स्लोगन आपने सुना है ना, 2 बूंद, 2 बूंद जिंदगी की। ये क्या है? 2 बूंद जिंदगी की। जैसे ही
किसी व्यक्ति के कान में आवाज आती है, उसको समझ में आ जाता है कि ये पोलियो का टीका है। क्या है? पोलियो का टीका है। तो ऐसे जो छोटे-छोटे कोटेशन बनाए जाते हैं, यह लोगों के मस्तिष्क में एक बात आ जाए कि यह जो जैसे कोई आए और कह दे कि 2 बूंद ज़िंदगी की, तो वो तुरंत जान जाएगा कि पोलियो का टीका है और पोलियो एक बीमारी है, बीमारी से अपने बच्चे को बचाना है और उसके लिए टीका लगवाना है, ठीक है? तो मेमोरी इस तरह से काम आती है स्वास्थ्य क्षेत्र में। ये जो छोटे-छोटे कोटेशन बनाए जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कोटेशन बनाए जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सब तो ठीक है, लेकिन ये जो विस्मरण है, इसका स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या प्रयोग किया जा सकता है? विस्मरण, विस्मरण किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोगी है? आप जानते हैं, मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो, कोई परिवार है, जा रहा है उस किसी कार से, किसी गाड़ी से और उस गाड़ी में 5 लोग सवार हैं मान लीजिए और वह गाड़ी दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इन 5 लोगों में कोई एक व्यक्ति जीवित बच जाता है, बल्कि बाकी 4 की जो है वह डेथ हो जाती है। अब यह जो एक व्यक्ति जीवित होगा, सोचिए ये तो जिंदा ही मुर्दा हो जाएगा ना। ऐसे में इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि यह घटना कभी दोबारा इस व्यक्ति के सामने ना आए। मतलब ऐसी चीजें वह याद ना करे। ठीक है? समझ रहे हैं? एक बीमारी होती है जिसे पीटीएसडी कहा जाता है। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर किसी भी व्यक्ति को गंभीर मानसिक आघात हुआ है और उस गंभीर मानसिक आघात से उस व्यक्ति को बचाना है, तो उसे देखिए गंभीर मानसिक आघात वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है? तो ऐसी मरीजों को उन हादसों के फिर से याद न आ जाए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है विस्मरण का, फॉरगेटिंग का। ठीक है? इस विधि का प्रयोग किया जाता है और इस विधि के द्वारा यह बताया जाता है कि किसी भी तरह से आदमी जो है स्वस्थ हो जाए, उधर न जाए। ठीक है? ये है आपका सिलेबस। बताइए इसमें कहाँ गड़बड़ी है? बताइए, आपने सोचा अधिगम, स्मृति और विस्मरण, ये हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है? पता चल गया होगा ना? मैं आपको इतना बता दूँगा कि कुछ दिन में कुछ देर बाद आप जो है स्वयं यूट्यूब पे ये बताने लायक हो जाएँगे कि कौन सिलेबस के बारे में सही से पढ़ाया है, कौन सिलेबस के बारे में गलत से पढ़ाया। आप खुद सिलेबस के बारे में डिस्कस करने लगेंगे, ठीक है? अब आते हैं, देखिए प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन मतलब अधिगम, स्मृति और विस्मरण को लेकर ये था कि प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में, साथ ही अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति के बारे में, विस्मरण का कारण के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धि की प्रकृति और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक आकलन के बारे में भी पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व के बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा। इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, भाषा का विकास इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है और इसके प्रकार कौन-कौन से हैं, यह भी हमें पढ़ना है। पर्सनालिटी क्या है, इसके कौन-कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में भी हमको जानना है, ठीक है? साथ ही समकालीन समाज की जो समस्याएँ हैं, कौन-कौन सी समकालीन समाज की समस्याएँ हैं? मादक द्रव्य व्यसन, हमने पहले ही बताया इस समय सबसे ज़्यादा नशे की एक समस्या है। वयोवृद्धों की कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? बुजुर्गों की कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? क्यों जो है पूरे देश में इस समय सबसे ज़्यादा जो है वो खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आखिर हर वृद्ध के कोई न कोई परिवार के लोग होते हैं, क्यों परिवार के लोग वृद्धों को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं? अवसाद, डिप्रेशन क्यों होता है? तनाव और स्वास्थ्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाल अपराध के बारे में पढ़ेंगे। कहीं आपको चक्कर आ रहा है, इसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है? कहीं कुछ है? हुआ ना, शांति मिली कुछ? चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हमने बताया था कि मनोविज्ञान की एक शाखा क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान है, जिसमें समाज के बारे में पढ़ते हैं कि समाज का मनोविज्ञान पे क्या असर है। अब इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है, मूलभूत मानव मूल्य और मनोवृत्ति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलभूत मानव मूल्य एवं मनोवृत्ति। इसमें हमको इसके स्वरूप के बारे में, इसके स्रोत के बारे में, इसके मूल्यों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए, यह वास्तव में एथिक्स का टॉपिक है। किसका है? एथिक्स का टॉपिक है, ठीक है? अब एथिक्स के इस टॉपिक में क्या कहा गया है? मूलभूत मानव मूल्य एवं मनोवृत्ति। मतलब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरफ यह एथिक्स और दूसरी तरफ समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसके स्वरूप बताना है, स्रोत बताना है और इसके जो है मूल्यों की विशेषताएं बतानी है, साथ ही मनोवृत्ति के स्वरूप, निर्माण और प्रकार की बात बतानी है, ठीक है? यानी हमको मूल्य और मनोवृत्ति दोनों के बारे में बताना है। मूल्य किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि जो मूल्य हैं, जो आइडियल्स हैं, ये जो मूल्य हैं वो ऐसे आदर्श हैं, ऐसे आइडियल्स हैं जो, या ऐसे सिद्धांत हैं जो मानव के व्यवहार, मानव के निर्णय और उसके जीवन शैली को दिशा देते हैं, ठीक है? उन्हें मूल्य कहा जाता है। जैसे एक आदर्शवादी विचार हैं ये, ठीक है? जैसे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, करुणा, समानता, ये सारी मूल्य क्या करते हैं? यही जो मूल्य है, अगर आपके शरीर में संतुलित है तो आपको लोग अच्छा इंसान कहते हैं, और यही जो मूल्य है जो संतुलित नहीं है तो आप जो है बुरे इंसान बन जाते हैं, इसे बुरा इंसान कहते हैं।
ठीक है? तो सबसे ज़रूरत किस चीज़ की है इस समय? मूल्यों की है, एथिक्स की है। सबसे ज़्यादा जो संकट है वह इसी एथिक्स पे है। सोशल मीडिया ने सबसे तगड़ा वार जो किया है वो मानव मूल्यों पर ही किया है, ठीक है? तो इसी को ध्यान रखेंगे। तो सत्य, अहिंसा, करुणा, इन सब चीज़ों पे ये है। अगर हम मनोवृत्ति की बात करें, ये तो हो गया मूल्य, ठीक है? अगर हम बात करें मनोवृत्ति की, मनोवृत्ति किसे कहते हैं? मूल्य को वैल्यूज़ कहा जाता है, ठीक है? ह्यूमन वैल्यूज़। मनोवृत्ति की बात करेंगे, मनोवृत्ति को कहा जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है? मनोवृत्ति या एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति की सोच, उसकी सोच कैसे है, ठीक है? उसकी सोच पर निर्भर करता है, उसकी भावना पर निर्भर करता है, ठीक है? और उसका व्यवहार, सोच, भावना और व्यवहार, ठीक है? इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति, ठीक है? यह किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है, यह बताता है, ठीक है? किसके प्रति उसकी सोच कैसी है, उसकी भावना कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। इसके मुख्यतः 3 घटक हैं, जिसे वास्तव में एबीसी मॉडल कहा जाता है। एबीसी मॉडल क्या है? ए से अफेक्टिव है, बी से बिहेवियरल है और सी से कॉग्निटिव मॉडल है। जब हम इसके बारे में पढ़ाएँगे तो आपको बताएँगे कि मनोवृत्ति के कौन-कौन से मॉडल हैं, ठीक है? तो यह ध्यान रखेंगे। साथ ही मूल्यों के स्वरूप के बारे में भी हम आपको बताएँगे कि जो नेचर ऑफ वैल्यू हैं, वह कौन-कौन से हैं, ठीक है? और उनके स्रोत क्या हैं। कोई भी व्यक्ति मूल्य कहाँ से लाता है? पहली बात, जो इनका स्वरूप है वह एब्स्ट्रैक्ट है, सोशल है। जो सोशल वैल्यूज़ हैं वह कौन से हैं? जो डायनामिक वैल्यूज़ हैं वह कौन से हैं? नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं वह कौन से हैं? इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही ये वैल्यूज़ मिलते कहाँ से हैं? यह मिलते हैं फैमिली से, एजुकेशन से, सोसाइटी और कल्चर से, रिलीजन से, मीडिया से, कहाँ से मिलते हैं? इनकी चर्चा हम बहुत डिटेल से करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा खतरा जो है वह हमारे वैल्यूज़ पे ही है, मानव मूल्यों पर ही है और यह एथिक्स का टॉपिक है, जिसको उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। इसकी विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे कि किस क्षेत्र में गाइडिंग करते हैं और इनकी यूनिवर्सैलिटी क्या है, इसके बारे में देखेंगे, सार्वभौमिकता क्या है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। साथ ही सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य, कारण और संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन की समस्याएँ, कारण और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कठिन बात नहीं है, यह सामाजिक समस्या का टॉपिक है, ठीक है? बहुत आसानी से पढ़ लिया जाएगा। साथ ही इसमें एक जगह दिया है संप्रेषण एवं अनुनयात्मक संप्रेषण। ये क्या होता है? संप्रेषण और अनुनयात्मक संप्रेषण क्या होता है? इसे मैं संक्षिप्त में आपको समझा देता हूँ। देखिए, संप्रेषण को कहा जाता है कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन कहा जाता है संप्रेषण को। और अनुनयात्मक संप्रेषण को क्या कहा जाता है? इसे पर्सुएसिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सुएसिव, ठीक, कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब संप्रेषण और अनुनयात्मक संप्रेषण में क्या अंतर है? देखिए, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी सूचना को, किसी विचार को, किसी संदेश को, किसी भावना को, ठीक है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी सूचना, विचार, संदेश या भावना का जो आदान-प्रदान होता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, उसे संप्रेषण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका एकमात्र उद्देश्य होता है जानकारी देना, ठीक है? जानकारी देना या अपनी एक भावना का दूसरे की भावना से साझा करना, ठीक है? जानकारी देना या जानकारी साझा करना, ठीक है? इसमें केवल यह किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी बात बता देता है, ठीक है? बात जो है बता देना रहता है कि हमने आपको बता दिया कि बंगाल में चुनाव है और इस बार जो है यह सरकार ममता बनर्जी की सरकार नहीं आएगी, इस बार फिर से मोदी की सरकार आएगी या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको खाली बात बता देना है। अगला आदमी उसको मानता है कि नहीं मानता है, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? जैसे आप समाचार पढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए शिक्षक पढ़ाता है, तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक, हालाँकि यह पूरी तरह से सही नहीं है, शिक्षक का जो पढ़ाना होता है वो क्या है? यह आपको जानकारी देना है। आप उसे कितना तैयार कर पाते हैं ये तो तभी पता चलेगा, या तो शिक्षक तुरंत टेस्ट ले ले या तो आपकी सफलता-असफलता के बाद पता चलेगा। तो शिक्षक सूचनाओं को स्टूडेंट तक पहुँचाता है, ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति किसी को कोई जानकारी देता है तो एक सामान्य भाषा में उसे संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है? अब पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो किसी व्यक्ति को जो हम बात कह रहे हैं, अपनी बात से सहमत करना, ठीक है? अपनी बात से सहमत करना, यह भी संप्रेषण है, ठीक है? यह भी संप्रेषण है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम कहें कि बंगाल में ममता दीदी की सरकार आएगी, तो अगले आदमी को उसमें सहमत करना पड़ेगा कि आएगी। जब वह सहमत हो जाए, ये मान लेना रहेगा कि हाँ, हाँ, आना है, उनकी सरकार आएगी, ठीक है? जब तक वह इस पे हाँ, नहीं में है बना हुआ, तब तक आपका ये कम्युनिकेशन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है? तो अपनी बात,
इसमें ये विशेष प्रकार है एक तरह से कम्युनिकेशन का। इसमें किसी व्यक्ति को अपनी बात से सहमत करना या उसका पूरा दृष्टिकोण बदल देना, ठीक है? उसे सहमत करना या पूरा दृष्टिकोण बदल देना, ये क्या कहलाता है? यह पर्सुएसिव कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है? मान लीजिए कोई नशे का आदी है और उसको ये समझा देना कि भाई तुम बहुत जानते हो कि इससे कैंसर होता है, तो लो मैं 5 ठी उदाहरण दे रहा हूँ, ये है, और अगर गुटखा खाओगे तो इससे कैंसर हो जाएगा। वह आपकी बात को मान ले और मानने के बाद क्या करे, वह आपके अनुसार जो है चीज़ों को बदल दे। इसे क्या कहते हैं? मतलब वो प्रभावित हो जाए उससे, इसे कहते हैं पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, ठीक है? तो आपको संप्रेषण और अनुनयात्मक संप्रेषण के बारे में पढ़ना है कि जब आप डॉक्टर बने, जब आप एचईओ बने, तो कैसे आपके पास बहुत-बहुत से बीमार लोग आएँगे, मनोवैज्ञानिक बीमार भी मानसिक बीमार लोग भी आएँगे, ठीक है? तो उनको अपनी बात से कैसे सहमत कराना कि समय पे टीकाकरण करवाना है, समय से ये करना है, कौन से स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, उनको कैसे व्यवहार में रखना है। आपकी बात से वह सहमत हो जाए और जो उसका नज़रिया है कि दोपहर को 12 बजे सो के उठता है, तो उससे कहिए दिनचर्या सुधारिए, 5 बजे उठिए तो ये होगा। आपकी बात से सहमत हो जाए कोई, तो उसे पर्सुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी चर्चा करेंगे हम। फिर उसका स्वरूप, सिद्धांत निर्धारक, अनुनयशीलता का प्रतिरोध, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। सामाजिक अंतःक्रियाएँ और अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आ जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य। क्या आता है? कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य का स्वरूप, प्रकार, भूमिका, परामर्श, परामर्श का स्वरूप, प्रकार, योग और स्वास्थ्य, ठीक है? तो देखिए, हमें क्या पढ़ना है? सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, इसका स्वरूप, इसका प्रकार और इसकी भूमिका और परामर्श, ठीक है? बाद में परामर्श एक टॉपिक है, इसके बारे में परामर्श का स्वरूप क्या होगा, इसका प्रकार क्या होगा और योग तथा स्वास्थ्य क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। बताइए कौन सा रॉकेट साइंस है? कल से एकदम पूरा उठाए पड़े हैं, ठीक है? घबरा रहे हैं इतना, क्या ऐसा दिया है कि जो आप नहीं जानते हैं? फिर आते हैं, अब इधर सामान्य सी चीजें हैं। कौन सी सामान्य सी चीजें हैं? देखिए, राजनीति विज्ञान दिया है, इसमें भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, इससे जीएस भी तैयार हो जाएगा। सरकार और राजनीति, संसद और राज्य विधानमंडल, कार्य शक्ति, विशेषाधिकार, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है? स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको ध्यान देना है, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ना है। यही पूछ लेगा किस भाग में है, किस अनुसूची में है, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होता है। संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ना है, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बस क्या पढ़ना है इसमें? शासन और सार्वजनिक नीति, ठीक है? आपको सामाजिक क्षेत्र के विकास में सरकार, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज, ये तीनों की भूमिका पढ़ना है। और यह मुझे लगता है लक्ष्मीकांत में पीछे की तरफ दिया भी गया है, ठीक है? तो ये है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये मेंस का टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं है, इसे भी पढ़ लिया जाएगा। भूगोल की बात करेंगे, स्वास्थ्य भूगोल का अर्थ और महत्व। देखिए, स्वास्थ्य भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल क्या है भाई? इसका अर्थ बताना है, इसके महत्व के बारे में बताना है। मानव स्वास्थ्य, रोगों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य भूगोल के बारे में जानना है, ठीक है? आपकी जो हेल्थ जियोग्राफी है वह क्या है? अब आप जानते हैं कि जैसे ही आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पानी, वहाँ का जो वायु है, वहाँ का जो पूरी एरिया है, वहाँ का जो तापमान है, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो यह जो भूगोल का हिस्सा है, यह आपको हेल्थ साइंस की तरह ही पढ़ना है, उससे ऐड करके पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा उमस वाला मौसम रहता है, वहाँ तमाम बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? जैसे मलेरिया की बीमारी ऐसे ही क्षेत्रों में होती है। तो हमें ये देखना है कि कौन-कौन सा जो भौगोलिक प्रभाव है स्वास्थ्य पे, वह क्या पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। उसमें मिट्टी देखेंगे, पानी देखेंगे, वायु देखेंगे, तापमान देखेंगे, ठीक है? किस तरह से अक्षांश और देशांतर से पर्यावरण में अंतर आता है, ये सभी हम इन सब चीज़ों में देखेंगे, ठीक है? साथ ही पर्यावरण अवनयन, प्राकृतिक आपदाओं का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनका प्रबंधन। देखिए, पर्यावरण को घुमा-फिरा के हर चैप्टर में एक-एक लाइन में डाल दिया है। कंप्लीट पर्यावरण पढ़ना है। प्राकृतिक आपदाओं का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्राकृतिक आपदाएँ आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आपदा का। प्राकृतिक आपदा में बाढ़ आता है, प्राकृतिक आपदा में सूखा आता है, प्राकृतिक आपदा में भूकंप आता है, ठीक है? इन सारी आपदाओं का मानव के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, बताना पड़ेगा क्या? इसके लिए आप पढ़ ना पाएँगे? कौन सी इतनी कठिन चीज़ है? इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? अभी लेखपाल वाले बच्चे तो यही पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, ठीक है? आनुवंशिक, संचारी और गैर संचारी रोगों का वर्गीकरण कई बार यह दे चुका है, ठीक है? कई बार दिया है। आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ना है, संचारी और गैर संचारी रोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? भूख एवं कुपोषण का भूगोल पढ़ना है। भूख और कुपोषण का भूगोल और खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। कौन-सी ऐसी चीज़ें बताइए? हमको तो अभी तक कुछ नहीं मिला ऐसा। विश्व तथा भारत में प्रमुख रोगों के वितरण का प्रतिरूप, जो क्षेत्रवार रोगों का वितरण है उसके बारे में देखना है। भारत की स्वास्थ्य देखभाल, नियोजन और नीतियाँ, भारत की जो स्वास्थ्य के संबंध में नीतियाँ बनाई गई हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वही तो नीतियाँ हैं।
वही नीतियां हैं। पहली स्वास्थ्य नीति, दूसरी स्वास्थ्य नीति, तीसरी स्वास्थ्य नीति क्या है? नीतियां ही तो है, वही तो पढ़ाई जा रही हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें दो टॉपिक है, एक इतिहास है, एक अर्थशास्त्र है। इसमें भी देखिए वैदिक साहित्य, मौर्य कुषाणकालीन कला, स्तूप, मंदिर स्थापत्य, आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन। देखिए स्वतंत्रता के बाद जो राज्यों का विलय है और राज्यों का पुनर्गठन है, ये अक्सर जो है जब स्वतंत्रता संघर्ष दिया रहता है ना, तो 1857 से लेकर के 1950 तक की बात होती है, ये उसी के अंतर्गत है। ठीक है, एक चीज नई जोड़ी गई है और वह है विश्व इतिहास। ये नया है। 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो क्रांति है, जो ये नारा निकला कहां से? फ्रांसीसी क्रांति से निकला, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में पढ़ना है। जो लोग मेंस देते रहे हैं वो अभी तक इसे डिस्क्रिप्टिव पढ़ते थे, आपको इसे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और हम इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको बना देंगे, तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां पॉइंट जो आखिरी है, राष्ट्रीय आय, आर्थिक सूचकांक। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना आपको, विभिन्न प्रकार के आर्थिक सूचकांक के बारे में, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको पढ़ना है। कोई नई चीज नहीं है, अब तो इतना पढ़ते हैं, मतलब हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, सॉरी। उसके बाद स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओं के प्रकार, क्षेत्रीय संरचना में स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका, किसी क्षेत्रीय संरचना में स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका क्या होती है। जनांकिकी के बारे में आपको पढ़ना है। आप जानते हैं कि इस समय तो जनगणना हो ही रही है, तो जनांकिकी, जनसंख्या, ग्रामीण शहरी प्रवासन, क्यों जो है ग्रामीण से शहर की तरफ लोग मूवमेंट कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, कुपोषण, उसके प्रकार और पर्यावरण, एक का बतिया घुमा घुमा के कई बार कहा है। स्वास्थ्य शासन के बारे में पढ़ना है। स्वास्थ्य शासन क्या है? नीति आयोग, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकायों की स्वास्थ्य शासन में भूमिका। कितना बार मैंने इस बारे में बताया है, चर्चा करी है। अब इसमें आप जो है हेल्थ गवर्नेंस की बात करेंगे। नीति आयोग का स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या योगदान है, किस तरह से यह गवर्नेंस करती है, पंचायती राज संस्थाएं किस तरह से इसमें काम करती हैं, और शहरी स्थानीय निकाय जो नगर पालिकाएं, नगर निगम है, उनका इसमें क्या योगदान है। बहुत आसान सी चीज है, हेल्थ गवर्नेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्वास्थ्य सुरक्षा की आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यबल, डिजिटल और मोबाइल स्वास्थ्य अवसंरचना। देखिए डिजिटल जो स्वास्थ्य अवसंरचना है, इसके बारे में एबीडीएम पढ़े हैं ना, आयुष्मान भारत। एबीडीएम क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये क्या है? ये डिजिटल स्वास्थ्य ही तो है। अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एबीडीएम डिजिटल स्वास्थ्य है। ठीक है, मोबाइल स्वास्थ्य अवसंरचना। आजकल इतने बड़े बड़े एम्बुलेंसेज आ रहे हैं, चाहे वह हेलीकॉप्टर के एम्बुलेंस क्यों ना हो, जिसमें बहुत सारी व्यवस्था की गई है। ठीक है, मोबाइल स्वास्थ्य अवसंरचना, किस तरह से इसकी व्यवस्था की जा रही है स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये है 8वां पॉइंट। ठीक है, आपको 8 पॉइंट पढ़ना है। जो 100 प्रश्न आएंगे वो इन्हीं 8 पॉइंट से आएंगे। ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, आपको महसूस हुआ मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया है कि पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है? मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया है। और क्यों पढ़ाया है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये पूरा सिलेबस जब आप पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अब आप एचईओ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अब इसका निर्णय आपके हाथ में है। आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत जुटा सकते हैं, कौन सी ऐसी नई चीज है जो आपको परेशान कर रही है, कहां से आप घबरा गए कि बहुत उल्टा पुल्टा सिलेबस आ गया है। अरे सिलेबस आपके हिसाब से नहीं आया, जिस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर थे, तो पूरा सिलेबस उलट पुलट हो गया। मैंने कल ही कह दिया था ये शब्दों की बाजीगरी है। ठीक है, आप उसमें परेशान न होइए। आप सब जानते हैं, ये आपके ग्रिप में है। कौन सी चीज है जो आप नहीं जानते हैं? मजे की बात यह है कि आपको इसमें बहुत फैक्ट नहीं रखना है, बहुत सी चीजें तो आप इजिली जान जाते हैं। आप बताइए किसी झुग्गी बस्ती की कौन कौन सी समस्या हो सकती है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? कोई फैक्ट जुटाना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, आयोग फैक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि आयोग ने किसी ऐसे सोशलिस्ट का नाम नहीं दिया है, किसी ऐसे थिंकर का नाम नहीं दिया है कि उस थिंकर के बारे में आपको पढ़ना है। ना ना ना, आपको केवल उनके बारे में पढ़ना है जो समस्याएं क्रिएट होती हैं। उन समस्याओं को, स्वास्थ्य की जो समस्याएं वहां पैदा होती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हर उस जो विश्लेषण करने वाले जो टीचर हैं या हर उस प्लेटफॉर्म पे इसको पहुंचाने का प्रयास कर दीजिए जहां लोग भ्रमित हो रहे हों। ठीक है, जहां आपको लगता है कि बच्चे जो है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है, जो घबराहट में है, जो भ्रमित है, जो समस्या का समाधान खोज रहे हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने कहा था आप अपना अनुभव लिखिएगा। तो आप बताइए, आपको एचईओ बनना है कि आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा? ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई क्लास के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।